ओके, सो जो मॉक एग्जाम है जरा उसको देख लेते हैं। मैं जा रहा हूँ सेल्फ मार्क वाली ऑप्शन पे। अब यहाँ पे हर क्वेश्चन के आगे उसके जो आंसर्स हैं वो अवेलेबल होंगे। पहले तो यहाँ पे फिजान की मार्किंग भी आ जाएगी कि एमसीक्यू दो टीक्यूज में कितने नंबर हैं। तो फिजान साहब आपके 40 नंबर हैं 60 में से। ठीक है, मतलब 30 में से 60 में से है ना, क्योंकि इसमें मार्क्स सिर्फ एमसीक्यू दो टीक्यूज होते हैं। ठीक। अब जैसे पहला एमसीक्यू है, उसने क्या कहा पहले एमसीक्यू में? उसने कहा एना हु हैड स्टेड इन द यूके फॉर 15 डेज ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, tax year 22-23, regardless of whether or not Anna was previously resident, she will be non-resident as she spent less than 16 days. अब यहाँ पे क्वेश्चन मेरा ख्याल है, हाँ ये क्वेश्चन भी आ गया। Which of the following people would be treated as automatically non-resident in the UK? तो non-resident का था। अब इसका आंसर फिजान ने लगाया ऑप्शन ए, एना हु स्टेड इन यूके फॉर 15 डेज इन अ टैक्स ईयर। ऑब्वियसली जो 16 डेज से कम रह रहे हैं ऑटोमेटिकली क्या है? नॉन रेजिडेंट। ठीक है अहमद, इधर ध्यान दे रहे हैं। बल्कि इधर आ जाए यार तू, है लैपटॉप नहीं चाहिए, लैपटॉप उधर पड़ा है तो आप इधर आ जाओ। सेकंड उसने कहा जी बारबरा हु वाज प्रीवियसली नॉट रेजिडेंट, नॉट यूके रेजिडेंट एंड स्टेड इन द यूके फॉर 50 डेज इन द टैक्स ईयर। तो 40 डेज से ज्यादा, 46 डेज से ज्यादा जो रह रहा होता है उसका, तो वो फिर ऑटोमेटिक टेस्ट के थ्रू नहीं देख सकते, उसका फिर वो डेज और टाइल्स का देखना पड़ता है। कैरल हु वाज यूके रेजिडेंट फॉर द टैक्स ईयर 2021 एंड स्टेड इन द यूके फॉर 40 डेज इन द टैक्स ईयर। अब 40 डेज है, इसका 16 से ज्यादा हो गया तो ये भी ऑटोमेटिक टेस्ट में फॉल नहीं करेगी। और प्रीवियस 3 टैक्स ईयर्स में एक दफा वो रेजिडेंट रही भी है। याद तो था ना कि 46 से कम है और वो पहले रेजिडेंट नहीं रही, तो फिर भी था। देन Danita who stayed in the UK for 70 days during the tax year 22-23 and who has left the country to carry out full time work overseas। तो जो फुल टाइम वर्क ओवरसीज है, सॉरी पार्ट टाइम वर्क ओवरसीज है, अगर फुल टाइम के लिए जाती है तो ऑटोमेटिक टेस्ट में आती है। फुल टाइम नहीं है, पार्ट टाइम में जा रही तो ऑटोमेटिक टेस्ट में कवर नहीं हो रहा। ठीक है, ये पहला सवाल है। दूसरे सवाल पे आ जाए तो उसने कहा जी फॉर द टैक्स ईयर 22-23 चीनो हैज अ सैलरी ऑफ 53,000, शी रिसीव्ड चाइल्ड बेनिफिट ऑफ 1885 ड्यूरिंग द टैक्स ईयर। अब अच्छा, इसका कोई क्यूसीडी पीपीसी तो बताया नहीं है, इसका मतलब मेरी सैलरी यही इसकी एएनआई है। एएनआई 50,000 से ज्यादा है, कितनी ज्यादा है? 3,000। 3,000 डिवाइडेड बाय 100 मतलब 30% लगना है। तो 1885 का 30% जब निकाला तो वो कितना आ गया? 566। अगला सवाल, what is the amount of Ross taxable benefits for the tax year 22-23? Ross is employed and was provided with hybrid car। अच्छा hybrid car अब वो electric range के according से चलना है। The car has a list price of 50,000, fuel emission 35 grams, electric range is 52 miles। The employer also paid for road tax insurance। अब ये जो road tax insurance employer ने पे किया इसका taxable benefit के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। क्या करना है हमने? 50,000 को मल्टीप्लाई किया 8% से। अब 8% वो इलेक्ट्रिक रेंज के अकॉर्डिंगली टेबल में से आप देख लोगे। और गाड़ी कितना अर्सा रही है उसके पास? जुलाई से मार्च, 9 मंथ्स। तो बेनिफिट कितना आ गया? 3,000। फ्यूल की जहां बात करेगा तब निकालना है, खुद से नहीं निकालना। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा नेक्स्ट ने क्या कहा जी व्हाट इज द असेसेबल बेनिफिट फॉर मलाची फॉर द टैक्स ईयर 22-23? A video camera costing 700 was purchased for Malachi's use by the employer on 6 April 2021। अच्छा अब ये गिफ्ट ऑफ यूज्ड एसेट आने लगे। Malachi purchased the video camera on 6th April 22 for 150 pounds when the market value was 250। तो market value when gifted was 250, when provided was 700। तो 700 का 20% कितना बनता है? 140। तो 700 minus 140 is 700 minus 140 is 560। तो 560 और 250 में से हायर क्या है? 560 minus 150। इसके लिए जो असेसेबल बेनिफिट है वो कितना होगा? 410। यही आंसर। अब देखो उसका ब्लैंक क्वेश्चन दिया हुआ। एग्रीड? क्लियर? नंबर 5 पे आते हैं। व्हाट इज पर्ल्स ट्रेडिंग इनकम असेसमेंट फॉर द टैक्स ईयर 22-23? क्या निकालनी है? क्या निकालनी है? ट्रेडिंग इनकम असेसमेंट, बेसिस ऑफ असेसमेंट। किस साल के लिए? किस साल के लिए? 22-23 के लिए। तो टैक्स ईयर 22-23 जो है इसके लिए हमने देखनी है जिसकी ट्रेडिंग इनकम असेसमेंट। Pearl commenced trading on 1st January 22। पहले अकाउंट्स कब बनेंगे? 1st January 22 से 5th April 22। ये टैक्स ईयर कौन सा बनेगा? 21-22। ठीक है, 22-23 के लिए अगला पीरियड क्या देखना है मैंने? उसने कहा अपने पहले अकाउंट्स नए 28 फरवरी 2023। 28 फरवरी 2023 का टैक्स ईयर 22-23 में आ रही है?
आ रही है ना, टैक्स ईयर 22-23 में आ रही है, और लेंथ जो पहले पीरियड की वो 12 महीने से ज्यादा है, उसने खुद लिखा हुआ 14 मंथ्स का पीरियड है, तो अगर 12 से ज्यादा तो क्या करना है, एंडिंग से 12 पीछे आ जाना है, एंडिंग से 12 पीछे आएंगे वापस, तो ये कितने क्या डेट बनेगी, ये बनेगी 1 मार्च, तो 1 मार्च से 28 फरवरी, इस 12 महीने का जो प्रॉफिट है वो क्या होगा, इस 49,700 में से 12/14, 49,700 12/14 में कितना आ गया, 42,600, ये आपने ऑप्शन लगाना, ठीक है। बेसिस ऑफ असेसमेंट को एमसीक्यूज में इस तरह पूछेगा, क्लियर। नेक्स्ट, व्हाट इज डोमिनिको स्ट्रक्चर्स एंड बिल्डिंग अलाउंस, लो जीएसबी आ गया, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 23, ये मॉक में इसलिए भी करवा रहा हूँ ताकि जो चीजें छोटी मोटी रह गई हैं जो हमने कल परसों में रिवाइज नहीं की, आज के दिन में वो हो जाए। अब एसबीए हमने थ्योरेटिकली डिस्कस किया था, उसका कोई सवाल नहीं था, चाइल्ड बेनिफिट थ्योरेटिकली डिस्कस किया था, सवाल नहीं था, अब यहाँ पे आगे बेसिस ऑफ असेसमेंट का तो खैर एक सवाल किया भी था, लेकिन अगेन ये दूसरा केस आ गया, ठीक है। अच्छा, स्ट्रक्चर्स एंड बिल्डिंग अलाउंस निकालना फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 23, Domenico incurred the following expenditure on a new factory constructed to be used in his business for the year ended 31 March 23। अब देखना है इसमें से किस किस पे एसपीएम मिलना है, लैंड पे मिलेगा, लेवलिंग ऑफ लैंड, लैंड की लेवलिंग पे मिलेगा नहीं, फैक्ट्री बिल्डिंग यस, प्लानिंग परमिशन नहीं, अभी आपका गलत था, ठीक है। क्वालिफाइंग एक्सपेंडिचर ये आ गया ना इसका, ठीक है। क्वालिफाइंग एक्सपेंडिचर में देखते हैं क्या क्या आ रहा है, लेवलिंग ऑफ लैंड, देखो लेवलिंग ऑफ लैंड किस लिए होती है, कंस्ट्रक्शन के लिए, जब तक लैंड पे लेवल नहीं करोगे बिल्डिंग बना सकते हो, तो जो कंस्ट्रक्शन की जरूरी चीजें उन पे मिलेगा, ठीक है। तो फैक्ट्री बिल्डिंग और लेवलिंग ऑफ लैंड को ऐड किया, इस पे लगाया 3%, और अभी बिल्डिंग कंप्लीट कब हुई है उसने बताया, 31 मार्च नहीं 5/12 क्यों कर रहे थे, डेट में डाली हुई ना, 3% अगर पूरा लगाए तो वो कितना आता है, नहीं 8700 नहीं आएगा, 290 का निकाल लो ना, 3% कितना बनता है, फैजान आपने इस लेवलिंग कॉस्ट पे भी लगाया अपने से, 5 मंथ्स का क्या चक्कर है, एक मिनट, ये सैंपल आंसर जो कह रहा है इसको क्लिक करें, इसमें डेट नहीं, वैसे बड़ी अजीब सी चीज है, शायद कोई चीज इधर हाइड हो रही है, क्या चक्कर है, खैर अगर डेट नहीं है तो डेट ना होने के अकॉर्डिंगली 8700 बनता है, ठीक है। लेकिन कोई कंस्ट्रक्शन डेट बेसिकली यहाँ पे मिसिंग है जो एग्जाम में होपफुली आपको देगा वो, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, Kateri, what is Andrea's total income for the tax year 21-22 after a loss relief, but before deducting the personal allowance? Total income, loss relief के बाद, basically net income पूछ रहे। Andrea has been in business for several years. His recent tax adjusted trading results are as follows. Year to 30th September 2021 उसका प्रॉफिट है 14,900 का, year to 30th September 2022 उसके पास लॉस है, ठीक है। तो 21-22 वाले ईयर में प्रॉफिट था। Andrea has other income of 3,900 during the tax year 21-22 and 5,100 in the tax year 22-23। अच्छा, मतलब अब अगर टोटल इनकम देखें तो टैक्स ईयर 21-22 में 14,900 प्लस 3,900, ये कितना बनता है, 9-9-18 15,800, 18,800, 18,800 की जो इनकम है और इधर 5,100 की इनकम है, लॉस जो है पहले कहाँ एडजस्ट करेंगे, प्रीवियस ईयर में। अब प्रीवियस ईयर में कितना एडजस्ट हो सकता है, पहले तो कैप लगाएंगे ना, कैप कहते हैं 50,000 एडजस्ट कर लो, 18,800 का 25% ले और 50,000 कंपेयर करें तो कितना बनता है हायर, 50,000, मतलब कैप कह रहे हैं 50,000 एडजस्ट करो, लेकिन लॉस कितना है 19,660, और वहां पे प्रॉफिट कितना था 18,800, इनकम जो थी, तो 18,800 उधर एडजस्ट करेंगे, ठीक है। तो उसने यही पूछा है कि लॉस रिलीफ के बाद और पर्सनल लॉस से पहले इनकम कितनी है, तो वो कितनी है, 0, ठीक। मैं समझ आ रही बात को। नंबर 8,
What amount of profit will be allocated to Xavier for the year ended 31st March 23? Xavier को प्रॉफिट क्या मिलना है? अच्छा याद रखिएगा, जहाँ पे पार्टनरशिप की बात आएगी तो जो पार्टनर को शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा, सैलरी मिलेगी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, ये तीनों प्रॉफिट शेयर ही कंसिडर किए जाएंगे। ठीक है, अगर मेरे पार्टनरशिप बिजनेस में एक शेयर है मेरा और वहां से मुझे कोई सैलरी मिल रही है तो वो मेरी एम्प्लॉयमेंट इनकम नहीं है, वो मेरी ट्रेडिंग इनकम ही है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला है तो वो सेविंग इनकम नहीं है, वो भी मेरी क्या है, ट्रेडिंग इनकम। लेट्स सी, Xavier and क्या नाम है उसका, योलांडा, जापानीज have traded in partnership for several years. Their profit sharing arrangements are annual salaries उसने बताई हुई है, ये दोनों बंदों की, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताया मेरी 4% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बैलेंस। अच्छा ये कैपिटल बैलेंस है 33,000 और 27,000 का, उस पर 4% का क्या है, इंटरेस्ट है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है। टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 23 कितने हैं जी, 42,300। अभी 42,300 में से पहले तो मैं माइनस करूंगा दोनों की सैलरीज, ठीक है, तो उसके बाद क्या माइनस करूंगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो बचेगा उसमें से जेवियर का शेयर कैसे निकलेगा, 2/3, और ये 2/3 जो निकला इसके अंदर फिर ऐड करूंगा जेवियर की सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये इसका बन जाएगा टोटल शेयर। इसने कैलकुलेशन यहाँ पे की हुई है, उस कैलकुलेशन को जरा देख लेते हैं। अच्छा ये देखें, सबसे पहले प्रॉफिट आया, प्रॉफिट में से सैलरी माइनस की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों का निकाल के माइनस किया, जो बच गया वो कितना है, 28,800, डिवाइड किया, हमने जेवियर का निकालना है, तीनों को ऐड किया 27,220। ये क्लियर है बात अहमद? इस तरह का सवाल है तो कर लेंगे, और बस सब नहीं अभी समझ आ गई है, देखें गलत हुआ कोई मसला नहीं है, अभी समझ आ रहा है। और क्या ऑनवर्ड्स अगर इस तरह का सवाल आता है तो इसको गलत कर लेंगे दोबारा। Okay. Kathy, what is the due date of payment of the balance of tax due on Andrea's return for the tax year 22-23, and what is the time limit for Andrea to correct her tax return for the tax year 22-23? बैलेंसिंग पेमेंट कब देनी है, 31 जनवरी 24, और अगर हमने खुद रिटर्न अमेंड करना है तो कब तक कर सकते हैं, बाय 31 जनवरी 2025। तो ऑप्शन मेरा ख्याल इसका 1 बनता है। सिनेरियो पढ़ लेते हैं, कहते हैं Andrea is employed in the tax year 22-23. She also received property income from an investment property and she has held for many years. On 20th September 2023, Andrea submitted her self-assessment tax return for the tax year 22-23. On 31st December 23, Andrea found an error in her return. अच्छा, रिटर्न में एरर उसको पहले पता चल गया ना, फाइलिंग डेट से पहले पता चल गया, तो पहले भी अमेंड कर सकती है। लेकिन इसने फाइल कब किया था, इसने फाइल कब किया था, 20 सितंबर को फाइल कर चुकी है, और फाइल करने के बाद पता चला, मतलब फाइलिंग डेट से पहले पता चल गया। वैसे फाइलिंग की और पेमेंट की ड्यू डेट थी क्या, बैलेंसिंग पेमेंट की ड्यू डेट है 31 जनवरी 2024, और अमेंडमेंट उसके अगले 12 महीने के अंदर की जा सकती है। तो इसका मतलब है इसका ऑप्शन 1 बनेगा। आंसर क्या बनता है इसका, ऑप्शन 1, ठीक है, वो सारी इसने कहानी यहाँ पे लिखी हुई। ठीक, अब यही अगर आप लोगों ने दोबारा देखने हैं, यही मॉक आप अपने आप को दोबारा उधर प्लेटफॉर्म जाके असाइन कर सकते हो, ठीक है, सॉल्व दोबारा कर सकते हो, और इसके आंसर्स अगर डिटेल में रिव्यू करना चाहते हैं वहां से दोबारा से रिव्यू कर सकते हैं। अभी तो हम साथ साथ क्लास में डिस्कस कर ही रहे हैं, लेकिन इफ यू वांट टू डू इट अगेन आप वहां से कर सकते हैं इसको। ठीक, ये गलत है ना सवाल, किस चीज का, What will be payment on account? What payment on account will Abdul have to make on 31st July 23 in respect of his tax liability for the tax year 22-23? अच्छा 22-23 की जो पेमेंट ऑन अकाउंट है वो 21-22 की रेलेवेंट अमाउंट के 50% होनी है, और रेलेवेंट अमाउंट में क्या आता था, इनकम टैक्स लायबिलिटी क्लास 4 एनएसई माइनस पे। अब पिछले साल में, अच्छा और एक और चीज, पिछले साल के बेसिस पे कब करेंगे, अगर हमारी इस साल की लायबिलिटी पिछले साल से ज्यादा है, अगर मेरी इस साल की लायबिलिटी पिछले साल से कम है तो हम क्लेम करके पेमेंट ऑन अकाउंट को क्या कर लेते हैं, रिड्यूस, जैसे पिकासो वाले क्वेश्चन में किया था। ठीक है, क्या कहते हैं यहाँ पे 21-22 की इनकम टैक्स पेएबल था 300 का, इधर का कितना है, तो इसका मतलब हम पिछले साल की बेसिस पे करेंगे। इनकम टैक्स और क्लास 4 को ऐड करें कितना बनता है, 620। ठीक है, सीडीटी लायबिलिटी जो है वो तो नहीं है। अच्छा फिर हमने एक और बात की थी यहाँ पे, अगर हमारी पिछले साल की रेलेवेंट अमाउंट 1000 पाउंड से कम है तो पेमेंट ऑन अकाउंट देने की जरूरत नहीं है। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं,
80% भी गिरा। अब फैजान ने 310 निकाला, फैजान ने 620 ऐड करके उसको 50% लेके कहा जी पेमेंट ऑन अकाउंट है। एग्जाम में यही करेंगे आप, लेकिन याद रखना है ये छोटा सा पॉइंट था ना, इफ द रेलेवेंट अमाउंट फॉर द प्रीवियस ईयर इज लेस देन 1000 pounds or if more than 80% of the payment on account is covered by deduction at source यानी कि pay, then there is no need to make the payment on account. गल समझ आई पाए ना? इसका आंसर 0 है। ठीक है, आगे चलते हैं। What is the chargeable gain? What chargeable gain arose in the sale? अच्छा, एक टेक्निकली वैसे बात है, 11वें एमसीक्यू पे हमें 10 के 10 एमसीक्यू कहां से थे? मेजॉरिटी इनकम टैक्स में से है। 10 एमसीक्यू का मतलब है कितने नंबर? 20 नंबर। एक 15 नंबर का अगला सवाल कितने हो गए? 25 नंबर, 35 हो गए, सॉरी 35। और जो 10 नंबर वाला सवाल है वो भी कहां से था? मेरा ख्याल है इनकम टैक्स से था। नहीं, जो आपके पास यहाँ पे मॉक में था इनकम से ही था ना, तो 45 मार्क्स इनकम टैक्स में से। इसका मतलब है इनकम टैक्स बहुत जरूरी है। टॉपिक्स क्या क्या है इनकम टैक्स में बाय द वे? सबसे पहले कंपटीशन, एम्प्लॉयमेंट, प्रॉपर्टी, ट्रेडिंग प्रॉफिट एडजस्टमेंट, कैपिटल अलाउंसेस, बेसिस ऑफ असेसमेंट, पार्टनरशिप, एनआईसीज, पेंशंस, सेल्फ असेसमेंट, ट्रेडिंग लॉस। 11 टॉपिक्स। 11 टॉपिक्स अच्छी तरह तैयार हो जाए, 45 नंबर पक्के हो जाते हैं एग्जाम। चलो 45 में से 40 तो होंगे ना, बाकी हम इतने फारिग नहीं है कि उनसे बाकी टॉपिक्स में से हम 10 ना ले सकें। समझ आ रही बात की? आज क्या तारीख है? 20। एग्जाम में कितने दिन रह गए? ज्यादा है, ज्यादा है। आज का दिन छोड़ें तो अभी मई के 11 दिन है, कल से ऑनवर्ड्स मई के 11 दिन, आज का दिन मिला लो 12, 5 दिन उधर के 17 डेज है। और 17 डेज बिलीव में बहुत होते हैं, बहुत होते हैं, सिर्फ नीयत होनी चाहिए, राइट? इस टाइम पे कोर्स आपने पढ़ लिया हुआ, आपको चीजें काफी हद तक आती हैं। हाँ, तो 2-4 चीजें ऐसी भी होंगी जो नहीं आती हैं, तो उन 2-4 चीजों को पढ़ना और बाकी जो पढ़ा हुआ है उसको यूज करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, रिवीजन करना, इजीली डूएबल टास्क है। सही है? अब पढ़ने की रूटीन जो है वो हर किसी की डिफरेंट होती है, कुछ लोग रात को पढ़ते हैं, कुछ सुबह पढ़ते हैं। वो जो आपकी रूटीन है उसको फॉलो करें, लेकिन करें, स्टार्ट डूइंग इट फ्रॉम टुडे। ठीक है? इन 20, ये जो 17 दिन है आपके पास, इन 17 दिनों में आप समझें कि दुनिया से आपका कोई ताल्लुक नहीं है। बस नहीं, अगर ये समझ लेंगे ना तो बड़े आराम से इस पेपर में डिस्टिंक्शन के लिए जा सकते हो। जो लोग डिस्टिंक्शन लेते हैं उनकी शक्लें कोई फर्क नहीं होती। ठीक है? आप जैसी शक्लें होती हैं, आप जैसे दिमागी होते हैं, सिर्फ कमिटमेंट लेवल पर थोड़ा फर्क है। अगर आप आज से भी कमिटेड हो जाते हो, कमिटेड पढ़ाई के साथ, दूसरी कमिटमेंट ना पढ़ते हो, ठीक है, तो बड़े आप इजीली डिस्टिंक्शन के लिए जा सकते हैं। पास की नहीं मैं बात कर रहा, अब मैं थोड़ा ऊपर उससे बात कर रहा हूँ, राइट? ये इतना जल्दी खत्म करने का पर्पस यही था कि आपके पास टाइम मिले। मतलब व्हेन वी वर स्टूडेंट्स तो वी यूज्ड टू गेट अराउंड 20 डेज, 6 महीने के सेशन। हमारी अभी जब से 3 महीने पे हमारी कोशिश ये होती है कि हम एटलीस्ट 15 दिन दे दें घर पे पढ़ने के लिए। चलो 15 10 तो दे ही दें, ठीक है, लेकिन ये पिछले 1-2 सेशन से मैंने ये रियलाइज किया कि नहीं, अगर 15 से 2-4 दिन ज्यादा मिल जाए तो वो बेहतरी होती है। क्योंकि अब 17 दिन है तो 17 दिन तुम लोग पढ़े होते नहीं, 1-2 दिन वेस्ट भी होने, क्योंकि कुछ ने कहना है कल से शुरू करेंगे, है ना? कुछ ने ये कहना है कल से शुरू करेंगे। अब वो हो सकता है कल के दिन कोई और काम आ जाए, 100 इमरजेंसी हो जाती है, तो ये कल वाला काम नहीं करना है, इट इज ऑलवेज टुडे। ठीक है? वो कहते हैं कल करे सो आज कर, आज करे सो आज। स्टार्ट डूइंग इट। What chargeable gain arose on the sale? Anna bought a house on 1st April 1996, which she sold on 31st March 2023, realizing a gain of 150,000 pounds. The house was Anna's private residence from the date of purchase until 31st December 2018, when she elected for another house to be her private residence. ठीक है? तो इसका मतलब है ये तो वो पीपीआर रिलीफ मिलेगा। गेन कितना है जी? 1,50,000। और परचेज कब किया था घर इसने? 1st April 1996 से लेकर
30 सितंबर 2018 तक वो घर में रही है, कितने साल बनते हैं? देखो आसान तरीका, जो कंप्लीट ईयर्स है पहले वो गिन लो, पहले कंप्लीट ईयर्स गिन लो। कौन कौन से? 97, 98, 99, 2001, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 15 और 6, 21 साल कंप्लीट है। ठीक है, 21 साल का क्या मतलब है? 21 इंटू 12 कितना बनता है? कैलकुलेटर खोलो ना जरा। 21 इंटू 12 ये बने आपके पास 252 मंथ्स। ठीक है, प्लस 9 मंथ्स थे 1996 के, और 9 मंथ्स किधर के हैं? 2018 के। 270 महीने ही घर एक्चुअली ऑक्यूपाइड रहा है। 270 मंथ्स हाउस वाज एक्चुअली ऑक्यूपाइड। ठीक है, और इसके अलावा लास्ट 9 मंथ्स ऑफ ओनरशिप वाले भी एग्जाम्प्ट होंगे, तो प्लस 9 ये बनते हैं 279 मंथ्स और हैं जी पीरियड ऑफ ऑक्यूपेशन। घर खरीदा था इसने अप्रैल 1996 में, और बेचा कब है? 31 मार्च 2023। तो ये तो कंप्लीट वो ईयर बनता है ना। कितने साल रहा है उसके पास, अगर ये गिन लो, 96 से 97, 98, 97, 98, 99, 2001, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 15 और 12, 27 साल। 27 साल के मंथ्स कितने बनते हैं? 27 इंटू 12, ये बने 324 महीने। 279 मंथ्स में पीपीआर मिलना है, तो पीपीआर उसने क्या पूछा था? चार्जेबल गेन कितना है, राइट? तो बेसिकली 324 324 महीने बने थे ना। 324 माइनस 279, चार्जेबल मंथ्स कितने हैं? 45 मंथ्स। तो ये जो 150,000 का गेन है, अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर लो 45 पे और डिवाइड कर लो 324 पे, तो ये आपके पास चार्जेबल गेन निकल आएगा 208,333। ये इसका आंसर। ठीक है, अब कुछ लोग क्या करेंगे, पीपीआर रिलीफ निकाल के ना वो ऑप्शन लगा देंगे। एग्जाम में होता है, प्रेशर में होते हैं। ठीक है, तो जरा गौर से होशो हवास में रह के करना है, राइट? 279 मंथ्स अगर घर ऑक्यूपाइड है, तो उसका मतलब है 45 मंथ्स क्या है? अनऑक्यूपाइड। वो जो अनऑक्यूपाइड वाला पोर्शन है वही चार्जेबल है। ठीक है, फिर कुछ लोग एक और काम करेंगे, आखिरी 9 मंथ्स वाले एग्जाम्पशन बोल देंगे। एक्चुअल पीरियड जो 270 मंथ्स है वो तो याद रहेंगे, लास्ट 9 मंथ्स भूल जाएंगे। इसीलिए मैंने एक अर्ज किया था पिछले सैटरडे को, आज सैटरडे है ना, पिछले सैटरडे को मैंने एक अर्ज की थी, सुबह सुबह निहार नोट्स को रिवाइज करें ताकि रूल्स बैठते रहे जरूर। सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग टॉपिक कौन सा लगता है? जो भी लगता है, कईयों को सेल्फ असेसमेंट लगता है, कईयों को पेंशन लगता है, तो उसको पढ़ो, उसको पढ़ो, बार बार पढ़ो, उसको 2 दफा पढ़ दो। टाइम तो है, टाइम ही तो है, बाद में कुछ नहीं होगा। गेन मल्टीप्लाई बाय, डायरेक्टली मैंने तो चार्जेबल गेन निकाल लिया ना। बेसिकली पीपीआर का फॉर्मूला क्या था? गेन मल्टीप्लाई बाय पीरियड ऑफ ऑक्यूपेशन डिवाइड बाय पीरियड ऑफ ओनरशिप। अब जो पीपीआर रिलीफ निकलेगा उसको चार्जेबल गेन, टोटल गेन में से माइनस करोगे, चार्जेबल आ जाएगा। अब मैंने डायरेक्टली चार्जेबल गेन कैसे निकाला? गेन को मल्टीप्लाई कर लिया जो चार्जेबल वाले मंथ्स थे, यानी एम्प्टी पीरियड डिवाइड बाय टोटल पीरियड ऑफ ओनरशिप। और बेसिकली 150 to 279, 150 to 279 by 324, ये पीपीआर रिलीफ निकला। इस रिलीफ को मैंने गेन में से माइनस किया, मेरे पास चार्जेबल आ गया। लेकिन मैंने यहाँ पे शॉर्टकट किया था, मैंने किया था 150 इंटू 45 जो रिमेनिंग मंथ्स जो चार्जेबल वाले थे डिवाइड बाय 324। अच्छा, इसमें आप मंथ्स काउंट करना बड़ा गौर है, बड़ा जरूरी है। एक मंथ ऊपर नीचे गया, अब देखो मैंने मंथ गिनने को मैं डायरेक्टली ईयर, जो आप कह रहे थे ना, मैं डायरेक्टली ईयर कर सकता था, बड़ा इजीली मैं कर सकता था, लेकिन मैंने फिंगर्स पे एक एक महीना काउंट किया है, क्योंकि जब आप फिंगर्स पे काउंट करते हो तो इस चीज की पॉसिबिलिटी कम है कि गलती करो। डायरेक्ट करोगे ना तो वो अक्सर होता है एक साल ऊपर नीचे हो जाता है। अब महीना ऊपर नीचे होने से आंसर गलत है, तो ये तो आप पूरा साल ऊपर नीचे करोगे। एमसीक्यू में तो वी हैव टू गिव अस फिक्स आंसर, राइट? क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रही है? हाउ मच पेनल्टी विद फॉरगेटफुल लिमिटेड बी चार्ज। फॉरगेटफुल लिमिटेड की बात आ गई तो कंपनी है, विल बी चार्ज बाय एचएमआरसी इन रिस्पेक्ट ऑफ द लेट फाइलिंग ऑफ इट्स कॉर्पोरेशन टैक्स रिटर्न। कंपनी ने रिटर्न फाइल करना है अकाउंटिंग पीरियड खत्म होने के 12 महीने के अंदर, तो अगर लेट कर रहा है तो कितनी पेनल्टी आएगी? For the year ended 30 June 2022, Forgetful Limited filed their corporation tax return more than 6 months late and had the outstanding corporation tax liability of 16,520. Forgetful Limited is not a large company, and this was the first time that they have been filing
लेट फाइलिंग रिटर्न। अच्छा, वो 6 महीने से ज्यादा होता तो पेनल्टी कितनी थी? 10%। ठीक है, फिक्स 200 थी और दूसरा क्या था? 10%, क्योंकि कंसेक्टिव नहीं था ना। अगर कंसेक्टिव हो जाता तो फिर 1000 प्लस 10% है। अगर कंसेक्टिव हो जाता तो फिर 1000 प्लस 10% है ना। अब ये भी याद रखिए, ये थर्ड और फोर्थ कंसेक्टिव है, ऐसे ही है ना? थर्ड एंड फोर्थ कंसेक्टिव। इसका मतलब है अगर मैंने पहली दफा लेट किया और उसके बाद दूसरी दफा लेट करा तो ये फर्स्ट टाइम कंसेक्टिव में आएगा। दूसरी दफा लेट कर रहा हूँ ना तो ये सेकंड टाइम कंसेक्टिव में आ रहा है। समझ आ रही बात की? फर्स्ट और सेकंड के लिए तो फिक्स, हाँ फर्स्ट और सेकंड के लिए तो 200, ठीक है। हाँ फिर 500 नहीं 1000 है। पहले 3 मंथ के लिए 500, फिर आगे 600। बिल्कुल, तो वो पेनल्टीज वो याद रखनी है। अब 16,250 का 10% प्लस 200 कितनी पेनल्टी बनी? फैजान साहब ने 200 लगाई थी, ठीक है। वो मंथ्स भी तो देखना ना कि कितने मंथ्स है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। What is the maximum total capital losses available to Carol Limited on cars? कार्स पे सुपर डिडक्शन नहीं मिलता, कार्स पे सुपर डिडक्शन नहीं मिलता, ऐसे ही है। FI मिलता है 50% वाला, वो भी नहीं मिलता। नॉर्मल लॉन्ग ऑन कार्स फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2023, ईयर एंड है तो 12 महीने पूरे हैं। गाड़ियां खरीदी हैं जी, पहली गाड़ी की एमिशन कितनी? 48 ग्राम। किधर जाएगी? मेन पूल में। 18%। इलेक्ट्रिक कार खरीदी है 0 CO2 emission वाली, FY 100%। कार with 48 grams is used 25% of business purposes for managing director, कंपनी के केस में प्राइवेट यूज इग्नोर इट। तो 24,000 का 18% और 13,500 टोटल अलाउंस बन जाएगा, इसने निकाला हुआ भी है 17,820। प्रधान आपने क्या किया इसमें? प्राइवेट यूज कर दिया था, याद रखनी है। अच्छा जी, इधर क्या कहते हैं जी? आइडेंटिफाई बाय क्लिकिंग ऑन द रेलेवेंट बॉक्स इन द टेबल बिलो वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। अब ये स्टेटमेंट बतानी ट्रू है कि फॉल्स है। पहली स्टेटमेंट, व्हेन अ लिमिटेड कंपनी हैज अ कैपिटल लॉस इट इज फर्स्ट सेट ऑफ अगेंस्ट द चार्जेबल गेन्स इन द सेम पीरियड। हाँ जी, कंपनी के पास अगर लॉस है तो पहले वो अपने प्रॉफिट अपने कैपिटल गेन्स के अगेंस्ट एडजस्ट करेगी। यस ट्रू, आपने फॉल्स क्यों दिया? Any capital loss unutilized in the accounting period of a limited company is carried forward and set off against the first available chargeable gains of the future accounting periods. Yes, क्योंकि loss carry forward ही होता है अपने gains के against adjust करने के बाद। Any capital loss unutilized in the accounting period of a limited company may be carried back. Loss carry capital loss carry back हो सकता है नहीं, तो ये तो यहाँ से पता चल गया गलत है, तो दिस इज फॉल्स। अब देखो तीन थे, तीन में से आपने दो ठीक किए हैं, एक गलत की है। स्कोर क्या है इसका? 0। अब इनमें यही चक्कर है जहाँ पे कहते हैं विच टू ऑफ द फॉलोइंग, ये तो मरवाने के लिए बनाया होता है सवाल, क्योंकि इसमें हम एक ठीक कर लें दूसरा गलत हो जाए फिर भी गलत है। समझ रहे बात को? पहले जो हमारी CA की क्वालिफिकेशन है ना, ACC में भी इस तरह का चक्कर था, लेकिन CA में तो बहुत ज्यादा अरसे तक रहा है। इनके ना वो एग्जाम्स होते थे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 4 पेपर दिए हैं, 4 में से एक फेल, सारे फेल। फिर 4 दिए, फिर एक फेल, फिर सारे फेल। तो जिन लोगों ने पहले CA किया है ना उन लोगों ने अच्छा खासा रगड़ा खाया है भाई, आप लोग तो बड़े खुश नसीब हैं। ACC में भी ये चीज थी, लेकिन ACC ने जल्दी इसको वाइप आउट कर दिया था, कि ACC को पता चल गया था जो आगे हमारी आने वाली जनरेशन है ना, ये थोड़ी सी जरा जनरेशन Z कहते हैं इसको, ये तो जेन जी। बाय द वे जेन जी कौन से 2000 के बाद पैदा हुए? 2000 वाले कौन से मिले थे यहाँ? शाहरुन है तो सारी है मेरे ख्याल। इमामा तो मेरे ख्याल 95 में पैदा हुई थी। नहीं, कब पैदा हुई थी अब? ठीक है, चलो सारे जेन जी वाले हैं। और जो उससे पहले 90s वाले थे वो क्या थे? मिलेनियल्स के थे। मैं चल छोड़ यार, सवाल पढ़ते हैं। अब ये सवाल ग्रुप कंपनीज का आ रहा है। रिक्वायरमेंट कहता है विद व्हाट इज द ग्रुप रिलेशनशिप बिटवीन 40 एंड 10 लिमिटेड। 10 लिमिटेड ये है, 40 लिमिटेड ये है। कहता है ईच परसेंटेज होल्डिंग रिप्रेजेंट्स द होल्डिंग ऑफ ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, ठीक है।
10 ने 90 खरीदा 20 को, 19 ने 75 खरीदा 30 को, 30 ने 70 खरीदा 40 को। तो इसका मतलब है 10 और इसका अगर रिलेशनशिप निकालें इफेक्टिव तो वो क्या बनेगा? पहले तो आप निकालेंगे 90 का कितने परसेंट, 90 का 0.75 वो कितना आता है? 67.5%। और इसका फिर आगे 70% निकालना है, वो कितना आ रहा है? 47.25%। ऐसे ही है। तो क्या ये ग्रुप कंपनी है? पहली बात है, क्या ये किसी कैपिटल गेन्स ग्रुप में आती है या लॉस लीडिंग ग्रुप में? वो आ ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि 30 ने 40 को 75 से कम खरीदा है, पहली बात। और दूसरा, ये एसोसिएटेड कंपनी में नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे होल्डिंग 50 से भी नीचे चली गई है। तो यहाँ पे अब इसने जो आंसर पे अगर जाए, आंसर ही गुम हो गया, क्वेश्चन हाइड करना पड़ेगा। कहते हैं दे डू नॉट फॉर्म ग्रुप फॉर आइदर ग्रुप रिलीफ और चार्जेबल गेन पर्पसेस। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन डी। यहाँ पे इवन दिस इज नॉट एन एसोसिएटेड कंपनी एज वेल। ठीक, ये थे जी आपके एमसीक्यूज इसके। ठीक, इसी तरह अगर ओटीक्यूज पे जाऊं मैं, तो जो पहला ओटीक्यू है वो मुझे नजर आ रहा है सीडीटी का। ठीक है, सीडीटी मुझे कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे देखो प्राइवेट प्राइवेट रेजिडेंस की बात हो रही है, पोर्टफोलियो की बात कर रही है जो उसने एसेट्स सेल किए हैं। नहीं, स्टेट की बात हो रही है, इनहेरिटेंस टैक्स है ये इनहेरिटेंस टैक्स का है। ठीक है, अब ये वो ऑब्वियसली पांच पांच के सेट पे चलते हैं। तो 21 जो है ये अगला आ गया वेयर हाउस सोल्ड की है, ये सीडीटी का आ गया। ठीक है, ये अगला वाला 26 पे जाएगी, आ गया बैट का। ठीक है, तो ये तो इसके जो ओटीक्यूज हैं। अब अगर मैं लॉन्ग क्वेश्चन पे जाऊँ, सॉल्व नहीं किया? किया था लेकिन वो जीरो हो गया। वो बटन क्या प्रेस हुआ? नहीं, ये ठीक किया आपने, दोबारा तो करना भी नहीं चाहिए। ये रिक्वायरमेंट थी इसकी। Assuming that Helena incorporates her business on 6th April 22, advise her whether or not there will be an overall saving of tax and national insurance contribution for the tax year 22-23 if she withdraws all of the profit from the new company as a direct remuneration or dividend। तो दो ऑप्शन है। अब ये इस तरह का सवाल हमने ऑलरेडी किया हुआ, मेरा ख्याल है कि होनी है कोई इस तरह का सवाल था। सेम इस तरह का था कि रोज रिम्यूनरेशन निकाल ले तब क्या होगा, अगर डिविडेंड्स निकाल ले तब क्या होगा। अब उसमें इम्पैक्ट आपने बताने हैं, इनकम टैक्स का इम्पैक्ट बताना है, कॉर्पोरेशन टैक्स का इम्पैक्ट बताना होगा, एनआईसी का इम्पैक्ट बताना होगा। ठीक है, सो 10 नंबर वाला सवाल ये दूसरी तरह के जो हमने प्रश्नों किए काफी सारे। अगला जो सवाल है इसमें जो 15 नंबर वाला है, उसमें पहली रिक्वायरमेंट उसने कहा कैलकुलेट लिया's trading profit for the year ended 5th April 23 if she had used the cash basis instead of accrual basis। अगर वो कैश की बजाय एक्रूअल की बजाय कैश बेसिस यूज करेगी तो कितना ट्रेडिंग प्रॉफिट आएगा? तो कैश बेसिस वाला 5 नंबर की इसने कैलकुलेशन में दे दी है। अगला सवाल, advise David of the maximum amount of the additional gross pension contribution which he is permitted to make for the tax year 22-23 and how much of this maximum contribution will qualify for tax relief। Second, उसने कहा advise David or as to what options he has as regarding making full use of the individual saving account limit for the tax year 22-23। individual saving account से related सवाल पूछ रहे हैं। अब देखो क्या कर रहा है वो, रिक्वायरमेंट्स को ब्रेक डाउन कर रहे, छोटी छोटी रिक्वायरमेंट देता जा रहा है। 3 नंबर है, फॉर एग्जाम्पल पेंशन वाला गलत करते हो क्या फर्क पड़ेगा? 15 में से 3 गए, 12 तो लिए जा सकते हैं ना। अब इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट वाला तो आप मेरा नहीं ख्याल गलत करोगे अगर आपको लिमिट याद है उसकी कि एक साल में 20,000 इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो 5 और 5 ये 10 नंबर बन गए। अगले पार्ट में जाए तो ये फिर उसने रिक्वायरमेंट सी को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। स्टेट द रिपोर्टिंग डेडलाइंस फॉर फुल पेमेंट सबमिशन एंड फॉर द एंड ऑफ द रिटर्न्स। ठीक है, ईयर एंड रिटर्न्स के रिटर्न्स कब सबमिट करने हैं और पेमेंट कब करनी है। अब पेमेंट ऑन अकाउंट और बैलेंसिंग पेमेंट डेट्स बतानी है यहाँ पे 2 नंबर के लिए। Describe what is meant by IXBRL and explain what action, if any, Penanda needs to take। IXBRL क्या था? Inline Extensive Business Reporting Language। कॉर्पोरेशन टैक्स का सेल्फ असेसमेंट में शुरू में लिखा हुआ है ना, वही पॉइंट्स उठा के लिख दो, 2 नंबर उसके। ठीक है, और 1 नंबर ये बताने के कि फ्रेडा ने कोई एक्शन लेना है, वो सवाल पढ़ के पता चलेगा। कॉर्पोरेशन का जो सवाल है 15 नंबर के लिए एक ही रिक्वायरमेंट है, कैलकुलेट केबल लिमिटेड कॉर्पोरेशन टैक्स लायबिलिटी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 23। योर कंपटीशन शुड कमेंस द ऑपरेटिंग प्रॉफिट फिगर ऑफ 519,300। बड़े डुएबल से सवाल है। पेपर भी इसी तरह का होगा। जस्ट सम पेशेंस एंड प्रैक्टिस विल गेट यू थ्रू।
दिन के 8 घंटे कम से कम गोइंग फॉरवर्ड फ्रॉम टुडे। जिसने 50 लेने हैं वो 8 घंटे पढ़ेगा, जिसने 60s की लाइन में जाना है वो 10 घंटे पढ़ लेगा, ठीक है। और जिसने थोड़ा मतलब जिंदगी बनानी है अपनी, ठीक है, तो इसी से के रिकॉर्ड में अपना नाम डलवाना चाहता है फॉर एवर, डिस्टिंक्शन तो आ जाए तो वो फॉर एवर नाम रहता है ना कि अच्छा नहीं आई थी, अपनी सीवी में बताते हो। अब हमारे एक सीए के टीचर हैं, उनके सीए के 7 सब्जेक्ट्स में गोल्ड मेडल है, ठीक है। वो अपनी जो भी ओरिएंटेशन वीडियो स्टार्ट करते हैं वो ये कहते हैं कि मेरे 7 पेपर में गोल्ड मेडल है, ठीक है। अब हमारे नहीं, हम लोग नहीं बोलते, उनके हैं, वो शुरू इस बात से करते हैं। हम बात करते हैं हमारा टीचिंग एक्सपीरियंस इतना है, वो कहते हैं नहीं मेरे 7 गोल्ड मेडल हैं, ठीक है। और उसके बाद आगे जी मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस इतना है, तो अपने तो एड ऑन तो होता ही है कहीं ना कहीं। तो नहीं सर, मैथ है, मैथ नहीं, मैथ नहीं सर, बात करेंगे बात। उनके गोल्ड मेडल्स किसी और चीज में, उनके पढ़ाई में नहीं है। वो है सर अमार है, सर अमार है मतलब। अच्छा, तो अब ये जो लॉन्ग क्वेश्चंस है ये हम थोड़ी देर में सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले एमसीक्यूज करते हैं, कैप्टन किट के जो एमसीक्यूज हैं पहले उनको देखते हैं, नहीं 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 सॉरी, बीपीपी किट के जो एमसीक्यूज हैं पहले उनको देख लेते हैं, ठीक है, ताकि वो एक जो हमारा एक मेन टास्क है आज का वो कंप्लीट हो जाए। ब्रेक के बाद सिर्फ 2 काम है हमारे, ओटीक्यूज के प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे और ये जो 3 लॉन्ग क्वेश्चन है ये मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा, ताकि जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो क्लियर हो जाए, और वो मैं फिर अपने वाले अकाउंट से लॉग इन करके ना वहां से सॉल्व कर लेंगे, ठीक। सो अब एमसीक्यूज की अगर बात की जाए तो एमसीक्यूज का सिनेरियो ये है कि 2 सेशंस पहले मैंने एक अक्लमंदी का मुजाहरा किया था। पहले जब मैं बीपीपी के एमसीक्यूज कराता था तो मैं रिकॉर्ड नहीं करता था, 2 सेशंस पहले ना मैंने जब एमसीक्यूज कराए थे मैंने रिकॉर्ड कर लिए थे, ठीक है। और मैंने कहा हर सेशन में मैं दोबारा दोबारा करता रहूं, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट है ना, ठीक है। मैंने रिकॉर्ड किए मैं, वो रिकॉर्डिंग में यहाँ पे चला रहा हूँ, ठीक है। मैं भी इधर ही हूँ, सर शारून भी आपके पास यहाँ पे ही है, तो अगर किसी क्वेश्चन में कोई मसला आएगा तो आप लोग साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। इसमें प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि वो पुराने वाले हैं, तो जो टैक्स रेट्स वगैरह हैं वो पुराने हैं, तो उनके उनको जरा टैक्स रेट्स को इग्नोर कर लेने जहाँ पुराने वाले हैं, ठीक है। रेट्स पुराने कौन से वाले हैं, डिविडेंड का रेट पुराना है, ठीक है। इसके अलावा सेविंग और नॉन सेविंग का रेट जो है वो सेम है, ठीक है। डिविडेंड्स का रेट पुराना है। इसके अलावा वो जो अगर कोई इंटरेस्ट और पेनल्टीज वगैरह हैं उनके रेट्स पुराने हैं। पहले इंटरेस्ट का रेट होता था 2.6%, अब वो 3.25% है, ठीक है। फ्यूल बेनिफिट की जो अमाउंट है वो थोड़ी बहुत चेंज है, तो वो थोड़ी सी नए वाले रेट जेन में रखिएगा, ठीक है। और अभी हो रहे हैं 10, हम स्टार्ट करेंगे 1:15 तक जाएंगे आपके, मतलब 3 घंटे 15 मिनट है। 2 पार्ट्स हैं इसके, सो लेट्स स्टार्ट। पहला जो पार्ट है यूट्यूब पे मैंने डाले हुए थे, ये आप लोगों के लिए भी अवेलेबल है, अगर बाद में भी देखना चाहें रिवीजन के लिए तो आप लोग ये देख सकते हैं। तो हाँ जी, हाँ बेल आइकन भी दबा देना, सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। और ये देखें 2 पार्ट्स में है। पहला पार्ट है जी जिसमें एमसीक्यू नंबर 1 से लेकर 20 तक है, 20 एमसीक्यूज हैं, और ये 20 एमसीक्यूज का देखो टाइम लिमिट कितने है, 46 मिनट्स। ये कौन से सवाल हैं, ये सवाल हैं सारे गंदे वाले, ठीक है। सेल्फ असेसमेंट, इनकम का भी, कॉर्पोरेशन का भी, जो हमें जिस चीज से नफरत होती है एक्चुअली, ठीक है। तो ये वो वाले सवाल हैं जिन पे 20 सवालों पे हमें 45 मिनट लगे। आगे बाकी जो किट के सारे सवाल हैं, टोटल 110 क्वेश्चन है, तो 110 में से 20 क्वेश्चन पे लगे 45 मिनट, रिमेनिंग कितने क्वेश्चन बचे 90, उन 90 क्वेश्चन पे लगे 2 घंटे 30 मिनट, ठीक है। तो बाकी क्वेश्चंस में कोई इतना ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। और बीपीपी किट के एमसीक्यूज करना क्यों जरूरी है, क्योंकि बीपीपी किट में जो एमसीक्यूज हैं उस तरह के कैप्टन में आप लोगों ने नहीं देखे थे, जिसके बिल्कुल ही डिफरेंट टाइप के आते हैं एमसीक्यूज, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं, और ऑनलाइन वाले प्लीज रिव्यू करते रहे इसको। ओके जी, सो मॉक के जो हमारे क्वेश्चंस हैं, हमने एमसीक्यूज देख लिए थे, और उसके बाद फिर हमने जो है वो बीपीपी के एग्जाम किट्स पे हम वो जंप कर गए थे। बीपीपी एग्जाम किट तो हमने कर ली, ठीक है। वो जो रिकॉर्डिंग है उनका लिंक भी मैं आपको भेज दूंगा, अगर आप लोग दोबारा उसको रिव्यू करना चाहो तो जरूर करो। दूसरा बीपीपी किट मैं आपको भेज भी दूंगा। अब एमसीक्यू तो हो चुके हैं इसमें, दोबारा अगर ट्राई करने हैं बेशक कर लेना, लेकिन आप जो मेन काम उसमें से आपने करना है वो है ओटीक्यूज, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन मोर और लेस कैप्टन बीपीपी के सेम होते हैं,
और कैप्टन के बेहतर तरीके से प्रेजेंटेड है, तो वो करने की जरूरत नहीं है। हाँ, OTQs कर लेना ताकि OTQs के जो शॉर्टकमिंग्स हैं वो क्लियर हो जाए। अब आज की क्लास अभी हम थोड़ी देर में खत्म करेंगे, इसके बाद जो भी मसले मसाइल हैं वो आप लोग मेरे से इंडिविजुअली या ग्रुप में पूछ सकोगे, ठीक है। और ग्रुप में जो मैसेजेस आएंगे, मैं वादा नहीं करता कि फौरन से रिप्लाई आ जाएगा, लेकिन अगेन विद इन अ रीजनेबल टाइम रिप्लाई मैं जरूर करूंगा उसका। मॉक आप लोगों का 24 को है, आज क्या है? उसका मतलब है आज का दिन मिला के यू गाइस हैव 4 days, यू गाइस हैव 4 days, ठीक है। तो 21, 22, 23 तो 3 दिन पूरे पूरे हैं, एक आज का दिन भी आधा लगा लो तो 3.5 दिन है। तो इन 3.5 दिनों में अपनी जो चीजें हैं उनको जरा पाइल अप करें। मॉक मुझे आके फुल एक एफर्ट के साथ दें, और इस तरह मॉक अटेम्प्ट कीजिएगा जैसे आप एग्जाम अटेम्प्ट करें, ताकि आपको पता चल जाए। क्योंकि देखो, मॉक किस दिन है? 24 को है। एग्जाम किस दिन है? 6 को है। मतलब अराउंड एग्जाम से 2 हफ्ते पहले अराउंड हमें पता चल जाएगा हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। और उन 2 हफ्तों को हमने किस तरह से यूटिलाइज करना है। 24 को मॉक होगा, उसको मैं आपको 25 या 26 को सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। मॉक सॉल्व भी मैं करा दूंगा, नहीं वो ऑनलाइन में आपको लिंक भेजूंगा, ठीक है। और ऑनलाइन हम उस मॉक को डिस्कस कर लेंगे। आर बी क्लियर? और उसके बाद फिर एक मॉक हम और रखेंगे, उससे अगला मॉक हम लोग रख लेंगे। एग्जाम कब 6 को है? चलो 30th को उसके बाद अगला मॉक करेंगे। एक मॉक 24 को, एक तो अभी हमने कर लिया ना इसी से प्लेटफॉर्म वाला। एक मॉक हम लोग करेंगे 24 को, ठीक है। 24 वाला मॉक आपने यहाँ आके करना है। 24 के बाद आपने यहाँ आना नहीं है, अनलेस अनटिल किसी चीज में प्रॉब्लम है और एक्स्ट्रा टाइम लेके आ रहे हो, उसके अलावा आपको आने की जरूरत नहीं है। 24 के बाद अगला मॉक होगा 30th को, जो मैं आपको 31st को या फर्स्ट को सॉल्व करवा दूँ, ठीक है। मीनवाइल अगर कोई मसले मसाइल आते हैं, किसी को कोई चीज़ मिसिंग है, लेक्चर्स आप लोगों के पास अवेलेबल हैं, वहां से देखें, बुक पढ़ें, किट करें। स्टिल कोई मसला आता है तो ग्रुप में पूछें मेरे से। अगर ज़्यादा संगीन मसला है तो यहाँ पे आ जाओ, लेकिन आने से पहले टाइम जरूर लीजिएगा, ठीक है। सो अगर मैं, हाँ जी, नहीं 30 वाला मॉक ऑनलाइन होगा, ठीक है। वो मैं आपको भेजूंगा, आप लोग सॉल्व करके भेजोगे, फिर हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट जी। अब ये OTQ हमारे पास है। अगर इस OTQ की मैं रिक्वायरमेंट देखूं, क्वेश्चन नंबर जो 16 है, तो सिनेरियो इनहेरिटेंस टैक्स का अगर पहली रिक्वायरमेंट देखें, उसने कहा बेस्ड ऑन द गिवन इन्फॉर्मेशन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मरियम चार्जेबल स्टेट फॉर IST पर्पसेस। स्टेट की वैल्यू पूछ रहे हैं। सिनेरियो उसने दिया हुआ, कहता है द फॉलोइंग सिनेरियो रिलेट्स टू क्वेश्चन 16 to 20। You should assume that today's date is 15th March 2023. Omar has recently inherited the residue of his aunt Mariam's estate. Mariam died on 8 December 2022 and her estate consisted of the following assets. A private residence valued at 660,000 with an outstanding mortgage of 14300. तो ये mortgage माइनस करेंगे इसमें से। स्टेट में जब वैल्यू लिखेंगे रेजिडेंस की, तो इसमें से mortgage क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। A portfolio of ordinary shares valued at 92,600, ये as it is आ जाएगा। कार valued at 21,900, ये भी as it is आ जाएगी। On 8 December 2022, Mariam owed का मतलब इसने किसी को देना है 9,400 in respect of the credit card debt, ये माइनस करेंगे। And she also had verbally promised to pay 4,600 medical fee of a friend. Medical fee pay करनी है और verbal promise था तो कुछ नहीं करना। The cost of Mariam's funeral amounted to 5,800, तो ये सारा कुछ माइनस कर लेंगे। चार्जेबल स्टेट पूछी हुई है, ऐसे ही है ना। तो अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन कर लूँ, कैलकुलेटर तो भी यहाँ पे शो कर दिया सर स्क्रीन में क्वेश्चन नहीं शो हो रहा। जी। इसमें कर देता हूँ क्वेश्चन और कैलकुलेटर दोनों आ गए। अच्छा, अब ये हमारे पास जो शेयर जो प्रॉपर्टीज की एसेट्स हैं वो क्या क्या आ रहे हैं। सबसे पहले 660,000 माइनस करना है इसमें से 14,300, ठीक है। प्लस करना है मैंने इसमें 92,600, सॉरी 92,600, फिर प्लस करना है मैंने इसमें 21,900, फिर माइनस करना है मैंने इसमें से 9,400, और फिर माइनस करना है इसके फ्यूनरल एक्सपेंसेस, वो कितने हैं 5,800। 745,000 किसकी आ गई? स्टेट। फैजान ने भी ये लगाया हुआ है और आंसर ठीक। पहला सवाल तो हो गया। नेक्स्ट 18 पे उसने क्या कहा है? If Mariam state also included a building society saving such that the chargeable value was actually 800,000,
व्हाट अमाउंट ऑफ इनहेरिटेंस टैक्स वुड बी पेएबल। अच्छा, वो कह रहे हैं कि अगर उसमें बिल्डिंग सोसाइटी सेविंग भी होती और स्टेट की जो वैल्यू है वो 8 लाख होती, तो कितना टैक्स पे होता। अब उसके लिए आगे इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं, उसने लाइफ टाइम में गिफ्ट दिए थे कि नहीं दिए थे। तो आगे जो इन्फॉर्मेशन है उसमें कहा जी, अंडर द टर्म्स ऑफ हर विल मरियम मेड अ स्पेसिफिक लेगेसी टोटलिंग 25,000 टू हर फ्रेंड। ये एग्जाम्प्ट लेगेसी में तो नहीं आएगा, ये माइनस नहीं करना। विद द रेसिड्यू ऑफ स्टेट बीइंग इनहेरिटेड बाय उमर। उमर कौन है? उमर कौन है? ये मरियम उसकी क्या थी? आंट थी, तो इसका मतलब है वो स्पाउस में भी नहीं आ रहा। मरियम हैज नॉट मेड एनी गिफ्ट इन हर लाइफ टाइम। ठीक है। मरियम husband and died on 19 July 2008 and 40% of his inheritance nil red band of 312 was not used। ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ पे इसको nil red band कितना मिलेगा, पहले तो ये देखना है ना मैंने। तो nil red band कैसे निकालूंगा? 3,25,000 मल्टीप्लाई बाय 1.4, 40% एक्स्ट्रा मिलना है ना। क्या? ना 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 ना, अभी वाला मरियम के डेथ पे तो 325 का 40% एक्स्ट्रा मिलना है ना। ठीक है, तो 325 अपना प्लस 40% एक्स्ट्रा, तो 1.4 से मल्टीप्लाई कर लो। अवेलेबल नेट बैंड कितना है? 455। स्टेट वैल्यू कितनी थी? 8 लाख। चार इसकी टैक्सेबल स्टेट कितनी आ गई? 345। 345 पे टैक्स रेट कितने परसेंट लगेगा? 0.4। 1,38,000 इसका आ गया टैक्स। क्लियर? फैजान ने भी ये आंसर निकाला, मतलब फैजान ने ठीक किया सवाल। अगले सवाल में क्या क्या है? What amount will be the potentially what will be the amount of potentially exempt transfer of the gift of by Umar to his daughter? उमर ने जो अपनी डॉटर को गिफ्ट दिया उसकी वैल्यू क्या है? अच्छा जी, उमर will use some of inheritance for the following: a cash gift of कितना? डॉटर को दे रहे कैश गिफ्ट ऑफ 100,000 to her daughter when she got married on 29 March 2023. She has not made any previous lifetime gifts. अच्छा ठीक है, तो ये 1 लाख में से दो तो एग्जाम्पशन माइनस होंगी। बेसिकली होना क्या है यहाँ पे? होना क्या है? सबसे पहले तो हम लिखेंगे 1 लाख की ये वैल्यू शादी के टाइम पे गिफ्ट दिया है, तो माइनस करना मैरिज एग्जाम्पशन कितनी? 5,000, फिर एनुअल एग्जाम्पशन 6,000, दो ईयर्स की है ना। तो चार्जेबल वैल्यू कितनी आती है? 89,000। फैजान को भी आंसर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट? कहते हैं अच्छा, उमर ने एक और गिफ्ट भी दिया है, उसका पढ़ लेते हैं। उमर विल मेक एन एडिशनल personal pension contribution of for the tax year 22-23 having already made a contribution of 10,000। अच्छा, 10,000 का उसने contribution दिया हुआ था ऑलरेडी, और मजीद देगा नहीं, 10,000 और देगा। कहते हैं उमर funds which have been invested in with and not withdrawn from a pension fund will be excluded from the death estate on his death। yes, ये हमने कल पढ़ा था ना। डेथ स्टेट में वो चीजें नहीं आती जो पैसे उसने विड्रॉ नहीं किए हुए, पेंशन फंड में उसने इन्वेस्ट किया हुआ लेकिन विड्रॉ नहीं किया, तो वो इसका पार्ट नहीं बनेगा स्टेट का। तो पहली स्टेटमेंट तो ठीक है। सेकंड में क्या कहता है? एनी पेंशन कंट्रीब्यूशन एक्सीडिंग द एनुअल अलाउंस विल इनकर अ लाइफ टाइम इनहेरिटेंस टैक्स चार्ज। हाँ जी, एनी पेंशन कंट्रीब्यूशन एक्सीडिंग द एनुअल अलाउंस विल इनकर अ लाइफ टाइम इनहेरिटेंस टैक्स चार्ज। 40,000 से जो ऊपर है उस पर इनकम टैक्स लगता है कि इनहेरिटेंस टैक्स लगता है? इनकम टैक्स। ये कह रहा है IST लग जाएगा, तो गलत है। इसका मतलब पहली स्टेटमेंट ठीक है, दूसरी गलत। फैजान ने सेकंड लगाया था, कोई बात नहीं। अच्छा, इसमें क्या कहता है? उमर वांट्स टू मेक गिफ्ट आउट ऑफ हिज इनकम टू चिल्ड्रन सो दैट द गिफ्ट्स आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनहेरिटेंस टैक्स। आइडेंटिफाई द क्लिकिंग ऑन द रेलेवेंट बॉक्सेस द टेबल बिलो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इन रिलेशन टू द गिफ्ट बीइंग एग्जेम्प्ट आर ट्रू और फॉल्स। पहली कंडीशन है उमर मस्ट मेक द गिफ्ट एज पार्ट ऑफ द नॉर्मल एक्सपेंडिचर ऑफ द इनकम। यस, तभी एग्जेम्प्ट है। द स्टैंडर्ड लिविंग ऑफ उमर मस्ट नॉट बी अफेक्टेड बाय द गिफ्ट। यस। The pattern of making the gift should be habitual। Yes। Gift must be less than 1,000 pound। Normal expenditure out of the income वाली exemption है यहाँ पे, उसकी कोई लिमिट थी हमारे पास? नहीं। उसमें कहा था कि जब डोनर का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इफेक्ट नहीं हो रहा तो बस ठीक है, एग्जाम्प्ट। तो पहली तीनों कंडीशन मीट होनी चाहिए। अब याद करो, मैंने आपको जब पढ़ा था इनहेरिटेंस टैक्स तब बताया था कि ये थियोरेटिकली पूछेगा, कैलकुलेटिव नहीं देगा इसका। ग्रीड। अगली ओटीक्यू पे चलते हैं। अगला ओटीक्यू इसका CDT का पहले रिक्वायरमेंट में कहते हैं assuming no rollover relief is available what is the chargeable gain arising in respect of disposal of the warehouse। रिलीफ लगाए बगैर गेन क्या होगा वेयर हाउस के डिस्पोजल पे? ये इन्फॉर्मेशन इसने दी हुई है, इसको पढ़ लेते हैं।
कहते हैं the following scenario relates to question 21 to 25. Noah disposed of the following assets during the tax year 22-23. On 19th May 22, Noah sold a freehold warehouse for 522,000. The warehouse was purchased on 6th August 2007 for 258,000 and was extended at a cost of 99,000. In January 16, the floor of the warehouse was damaged by flooding and had to be replaced at a cost of 63. ये ignore करेंगे. The warehouse was sold because it was a surplus to the business requirement as a result of Noah purchasing the newly built warehouse in 2022. अच्छा ये वो मुझे याद आ रहा है मिक्स्ड टोन वाला क्वेश्चन, तो उसमें भी इसी तरह की सिनेरियो थी कि पिछले साल में कैसेट खरीदा था और इस साल वो जो से उसके अगेंस्ट रोल ओवर करना चाह रहा है, याद है? वो हमने सीडीटी का पूरा सवाल लिखा था कि फर्दर इंफॉर्मेशन क्या रिक्वायर्ड है. कहते हैं बोथ वेयरहाउसेस हैव ऑलवेज बीन यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पसेस इन अ होलसेल बिजनेस रन बाय सोल ट्रेडर. ठीक है, फिलहाल तो मैंने उसका क्या निकालना है, गेन विदाउट रिलीफ. प्रोसीड्स कितनी है? 522 Yes, sir. माइनस करनी है इसकी कॉस्ट 258,000, फिर माइनस करना है जो एक्सटेंशन कॉस्ट है कितनी 99,000, 63 माइनस करना है, नहीं तो इसका यही आंसर है 165. क्लियर? आगे आते हैं. कहते हैं व्हाट टू पीस ऑफ फर्दर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द रिप्लेसमेंट फर्नीचर रिप्लेसमेंट वेयरहाउस वुड बी रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश वेदर रोल ओवर लीफ इज अवेलेबल. और इन्फॉर्मेशन क्या चाहिए? पहली इन्फॉर्मेशन तो चाहिए कि क्या वो डेट ऑफ डिस्पोजल क्या थी 19th May 22, तो 19th May 21 पे खरीदा है या उसके बाद खरीदा है, पहले खरीदा है, एक तो उसकी डेट पता नहीं चाहिए और कि दूसरी से उसकी कॉस्ट कितनी थी, 522 से कम है या ज्यादा है. तो इसका आंसर है 2 और 3. फैजान साहब ने लगाया था 1 और 4. वेदर इट वाज परचेज्ड इन, अच्छा टैक्सी का तो कोई ताल्लुक ही नहीं है भाई. और 258 कहाँ से लेके आया है? उसकी ओरिजिनल कॉस्ट उठाया तूने. अब ये चीजें याद रखनी है, इसीलिए सॉल्व करा रहा हूँ. आगे, व्हाट इज द चार्जेबल गेन इन रिस्पेक्ट ऑफ द डिस्पोजल ऑफ द हेक्टर ऑफ लैंड. लो जी, हेक्टर ऑफ लैंड बेचा है. पार्ट डिस्पोजल ऑन 12 अगस्त 2022 Noah sold a hectare of land of for 81,700. He had originally purchased 5 hectares of land on 19th May 2006 for 167,400. खरीदे कितने थे? 5. बेचा कितना है? 1. अब मसला ये ना यहाँ पे आइडेंटिफाई कैसे करें कि एक बेचे. उसने क्या Noah sold a hectare. a hectare का क्या मतलब है? 1 हेक्टेयर. ठीक है. The market value of the unsold 4 hectares of land at 12 August 2022 was 268,000. This is the value of B. पूछा क्या उसने? गेन निकालना है. पहले पार्ट डिस्पोजल वाले फॉर्मूला में कॉस्ट निकालते हैं ना. कॉस्ट कैसे निकलेगी? ए क्या है? ए क्या है? 81,700 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट में ए कितना है? 81,700 प्लस बी. अच्छा नहीं, वो गलत करते हैं. पहले करो 81,700 प्लस बी क्या था? 268,000. ए प्लस बी की वैल्यू कितनी बन रही है? 349,700. तो 81,700 डिवाइडेड बाय 349,700 मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी? वो थी 167,400. ये जो पार्ट बेचा है उसकी कॉस्ट आ गई है. ठीक है, बेचा कितने का? प्रोसीड्स माइनस कर दो 81,700. ये लो, ये ना आ गया कितने का? 42,590.5. ये तो 42,591 कर दो, तो राउंड ऑफ कर लीजिएगा. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द चार्जेबल गेन अराइजिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ द डिस्पोजल ऑफ शेयर्स इन बीकन लिमिटेड. बीकन लिमिटेड वाले पढ़ लेते हैं. On 24 September 2022, Noah sold 700,000 pounds of ordinary shares in Beacon Limited, an unquoted trading company, for 3,675,000. He had originally purchased 500 shares in Beacon on 22nd June 2014 for 960,000. On 1st December 2019, Beacon Limited made a 342 bonus issue. यार ये एग्जैक्ट वही सवाल है वो जो हमने सीडीटी का परसों किया ना सवाल. ये एग्जैक्ट वही सवाल है, नाम चेंज किए में. फिगर्स और डेट्स भी तकरीबन वही हैं. कैप्टन क्रिकेट में हमने किया, ये फिगर्स और डेट्स भी वही हैं. मॉक में ना वो ये हरकत करता है. एग्जाम और मॉक इसीलिए थोड़े फर्क होते हैं. एग्जाम में इतना सिंपल नहीं देगा, उसमें थ्योरेटिकल कंटेंट ज्यादा डालेगा, तंग करेगा. इसमें तो कैलकुलेट 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 सीधा सीधा देगा. अगर आ जाता है तो वो चीज बड़ा आसान हो जाएगी. ऐसे ही है ना. अच्छा, उसके बाद क्या कहता है? 342 का बोनस इशू हुआ और डायरेक्टर भी है, और उसका मतलब है इस पे वो BADR मिल जाएगा इसको. ऐसे ही है.
कंपनी के शेयर्स कितने हैं? उसने बताया कंपनी के शेयर्स? कंपनी के शेयर्स भाई बताए हैं? नहीं बताए तो BADR नहीं देना फिर। वैसे चार्जेबल गेन पूछ भी चार्जेबल गेन ही रहे। देखो भाई पहले कितने शेयर्स खरीदे थे इसने? 5 लाख कितने के? 960 के। तो 5 लाख का 3/2 है। 5 लाख का 3/2। मजीद कितने शेयर्स खरीदे? 7.5। 7.5 प्लस 500 ये हो गए 1250 शेयर्स। कॉस्ट कितनी है? 3675 कॉस्ट है 960 डिवाइडेड बाय 1250। बाकी तो बोनस वाले थे ना। तो पर शेयर कॉस्ट क्या आ गया मेरे पास? 0.768 मल्टीप्लाई बाय कितने बेचे हैं? ये आगे कॉस्ट माइनस कर लो प्रोसीड्स। इसमें से प्रोसीड्स कितनी थी? 3675000। यही है। कितना आ गया? 3137400। What is the chargeable gain in respect to the disposal of shares in Castor PLC? Castor आ गया आखिरी वाले। On 19th January 2023, Noah made a gift of his entire shareholding of £24,000 on ordinary shares in an unquoted investment company to his son Liam. On that date, the shares were quoted on the stock exchange at 6.98 to 7.10. ठीक है, तो एवरेज quoted price की जो है वो कॉस्ट बन जाएगी। Noah's shareholding was less than 1% of Castor's issued share capital and he had never been an employee director of the company. ठीक है, तो वो डिस्पोजल पे चार्जेबल गेन ही पूछ रहे हैं। क्या करेंगे? क्या करेंगे भाई? पहले तो एवरेज कोटेड प्राइस निकालते हैं। 7.1 प्लस 6.98 डिवाइडेड बाय 2। ये आ गया एवरेज कॉस्ट, एवरेज वैल्यू पर शेयर मल्टीप्लाई बाय इसको। कितने शेयर्स गिफ्ट मिले थे? 24,000 शेयर्स। ऐसे ही है। तो ये इसके लिए बन गई डिस्पोजल प्रोसीड्स 168,960। इसने खरीदे कितने के थे? जितने शेयर्स इसने खरीदे कितने के थे? 76,800 माइनस कर दो। ये ना इतना आसान पेपर में नहीं देगा, दोबारा बता रहा हूँ नहीं देगा ना, इसे धोखा खाना। 26 लो जी वैट का आ गया। How much VAT is payable for the quarter ended 31st March 2023? You should ignore the 1% reduction of the business in the first year of registration. जो बिजनेस सीज कर रहा है वो कम हो रहा है, उसकी वैल्यू को कुछ नहीं करना। कहते द पार्टनरशिप voluntarily registered for VAT on 1st January 2023 and immediately began using the flat rate scheme to calculate the amount of VAT payable. The relevant scheme percentage in applicable in 2023 for partnership trade is 12%. 12% VAT निकालना है। For the quarter ended 31st March 2023, the partnership had standard rated sales of 59,700 and these were made to all members of the general public. For the same period, standard rated expenses amounted to 27,300. Both figures are exclusive of both figures are inclusive of VAT. ठीक है, तो फ्लैट रेट वैट लायबिलिटी निकालना तो सबसे आसान काम है। रेवेन्यू कितना है इसका? 59,700 इंक्लूडिंग वैट। इसका 12% ले लो, 7,164 की आपकी वैट लायबिलिटी। ठीक है, इंक्लूसिव ऑफ वैट रेवेन्यू लेना था ना, तो इंक्लूसिव ऑफ वैट रेवेन्यू उसने खुद दिया हुआ है। ठीक है, अगले सवाल में हाउ मच वैट पेबल फॉर द क्वार्टर एंडेड 31st March 2023 if the partnership had not used a flat rate scheme? फ्लैट रेट ना यूज किया होता फिर क्या होता? इनपुट आउटपुट वाला काम करता ना। उसने सेल्स बताई हुई है, परचेजेस बताई हुई, दोनों है ना। ठीक है, सेल्स पे कितना निकालता मैं टैक्स? आसान तरीका बताऊं? प्रॉफिट निकाल लो। प्रॉफिट पे निकाल लो। MCQ है ना, कौन सा शो करना है हमने? मुझे पता है, अच्छा सेल्स वाला आउटपुट में आना है, उसमें से इनपुट वाला माइनस करना है, तो वो दोनों इंक्लूसिव में परसेंटेज सेम है, माइनस करके परसेंटेज लगा लो। ठीक है, शॉर्टकट ये भी है। अब देखो सेल्स की अमाउंट है कितनी? 59,700 माइनस परचेजेस कितने की हैं? 27,300। प्रॉफिट कितना है? 32,400। 32,400 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 120। ये लो 5,400। लेकिन अगर उसने सेल हाँ, अगर सेल्स, ये तो नॉर्मल एक बड़ा सिंपल सा सिनेरियो था ना।
कोई कॉम्प्लेक्सिटी डाली होती फिर मैं पूरा फॉर्मेट ही बनाता, अपने पास वहां पे पेन पेपर देते हैं ना, उस पर बनाता। कल देंगे जी जी देंगे, क्यों नहीं देंगे, नहीं देंगे, आपने छोड़ डाल देना। स्क्रैच तो उस पे क्या है? नहीं वो तो अगर रिमोट जब एग्जाम्स हुए थे तब था कि स्क्रैच पैड यूज करें, वो जो आपके पास इधर अवेलेबल है। स्क्रैच पैड पे आप सिर्फ कैलकुलेशन उतनी लिखो, जो अगर यूज भी करना पड़े कभी तो जो रेलिवेंट है चीजें वो लिखो, ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें लिखने की जरूरत ही नहीं है। कहते विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? To the extent that it is not possible to pass output VAT to the customer, the partnership would have to absorb this at a cost. Absorb this as a cost. हाँ जी, अगर हम वैट कस्टमर को पास ऑन ना कर सकें तो फिर हमें खुद बेयर करना पड़ता है, ये होता है। यस, दिस इज ट्रू। Voluntary registration allows a partnership to recover VAT on its purchases. हाँ जी, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन पे क्या जरूरी है कि हम पार्टनरशिप पे वैट रिकवर कर सकते हैं सारी परचेजेस पे? पार्टनरशिप में तो कुछ चीज नहीं थी ना, तो इसका मतलब है इसकी स्टेटमेंट 1 ठीक है, 2 गलत है। आंसर के एक्सप्लेनेशन पढ़ तो सी सैंपल आंसर करोगे ना, वो पूरी अंग्रेजी दे देगा। ठीक है, क्या कहते हैं जी, ये कौन सा था? The partnership sales are all member to the general public who cannot recover input VAT. It may not therefore possible to pass out to VAT to the customer and prices charged to the extent it is not possible to the manner that they would have absorbed all amount of the cost itself. Input VAT cannot normally be claimed when using a flat rate scheme. सर ये क्वेश्चन बता रहे कि वॉलंटरी जब हम कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन, उस पे वो प्री रजिस्ट्रेशन प्राइस क्या होती है? Pre-registration input VAT. तो रजिस्ट्रेशन इनपुट वैट हुआ जो रजिस्ट्रेशन से पहले आपने वैट दिया हुआ है, आप वो भी रिकवर कर सकते हो। ठीक है, गुड्स और एसेट्स के केस में पिछले 4 साल और सर्विसेज के लिए पिछले 6 साल, 6 महीने। वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन करवाई, ठीक है, उसका एक तो बेनिफिट ये है कि अगर आप जो जीरो रेटेड है उसके ऊपर आप जो है वो रिकवर कर सकते हो, लेकिन अगर आप वैट रजिस्टर्ड कस्टमर को भी सेल कर रहे हो तो उस पे वो उसने लिखा हुआ था प्राइस आपका वो क्या क्या मतलब? उसने कहा था कि आप प्राइस प्री रजिस्ट्रेशन प्राइस जो है उस पे मुझे पॉइंट भेजना, मैं बता दूंगा। मेरे पास में आपको दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट में कहते जी व्हाट sorry, when will the VAT liability arise in respect of the rentals of the private boxes? किधर है जी प्राइवेट बॉक्स? ये the partnership had 2 private box in its cinema and that can be booked on a special basis by privileged customers. Some customers can book the boxes up to 2 months in advance. At the time they have to pay 25% deposit. तो डिपॉजिट का टैक्स पॉइंट वही है जब उसको दिया जा रहा है। An invoice is then given to the customer on the day of the screening of the film and with the payment of the balance 75% required within 10 days. अच्छा, इसका ना जो एक्चुअल टैक्स पॉइंट लेटर हो रहा था, लेटर वाले का हमने कहा था कि अगर अगले 14 दिन में इनवॉइस इशू की जाए, पैसे मिल रहे हैं नहीं मिल रहे उसको कोई ताल्लुक नहीं होता इसके साथ, टैक्स पॉइंट के साथ। पैसे मिलने वाला सिर्फ एडवांस वाला हो सकता है, ठीक है, यानी अर्लियर वाला। तो अर्लियर वाला तो जो 25% जो पैसे आ रहे हैं उसका तो टैक्स पॉइंट वही है। बाकी जो 75% जब कस्टमर आके मूवी देख रहा है वो उस टाइम पे उसको चार्ज किया तो उसी टाइम पे उसको वही टैक्स पॉइंट है। ठीक है, वही कहते हैं फॉर द वैट पर्पस रेंटिंग आउट ऑफ सिनेमा बॉक्सेस इज द सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ठीक है, तो कहते हैं 25% टाइम एट 25% एट द टाइम ऑफ बुकिंग एंड 75% एट द टाइम ऑफ स्क्रीनिंग। 30 which of the following statement is are correct? Flat rate scheme can be used in association with the annual accounting scheme. ट्रू है, फ्लैट रेट स्कीम और एनुअल अकाउंटिंग स्कीम दोनों यूज कर सकते हैं हम। तो उनके लिए वो लिमिट है। क्या लिमिट? लिमिट क्या थी इसकी दोनों की बताओ। फ्लैट रेट एक्सक्लूसिव 50 और इंक्लूसिव 230 थी और 13 50 और 16। तो इसका मतलब है 1350 से कम ही 150 है ना। आप जब फ्लैट रेट यूज कर रहे हो साइमल्टेनियसली आप एनुअल अकाउंटिंग स्कीम भी यूज कर सकते हो ना। मैं फ्लैट रेट यूज कर रहा हूँ, मैंने कहा मैं टैक्स एनुअली दूंगा, ठीक है कर लो। ठीक है, एनुअल के साथ फ्लैट रेट कई दफा नहीं यूज हो सकती, लेकिन फ्लैट के साथ एनुअल हो सकती है। ठीक है, सेकंड कहते हैं फ्रॉम इट वुड हैव बीन बेनिफिशियल फॉर पार्टनरशिप टू हैव जॉइंड द एनुअल अकाउंटिंग स्कीम फ्रॉम 1 जनवरी 23 एज इट वुड डिले पेमेंट्स अंटिल 2024। अब इसने पेमेंट डिले करनी है, तो इसका मतलब है जब तक ये पैसे देगा नहीं इनपुट वैट रिकवर नहीं कर सकेगा, तो ये तो उसके लिए फायदा नहीं है, ये तो नुकसान हो जाएगा उल्टा। If partnership leaves the flat rate scheme, it would be unable to rejoin it for at least 12 months. ऐसी कोई बात थी किताब में पढ़े?
अगर आप फ्लैट रेट स्कीम छोड़ देते हैं तो आप अगले 12 महीने तक उसको रीजॉइन नहीं कर सकते, ये कंडीशन है। ठीक है, तो 1 and 3 आर ट्रू। क्लियर? ये तो जी हमारे OTQs हो गए कंप्लीट। अब चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस पे। अभी जो पहले वाला लॉन्ग क्वेश्चन था, अगर मैं इसके सिनेरियो पे आ जाऊँ, रिक्वायरमेंट तो हमने देख ली थी, दोबारा पढ़ लेते हैं। Assuming that Helena incorporates her business on 6 April 22, incorporate मतलब कंपनी में कन्वर्ट कर रही है। Advise her whether or not there will be an overall saving of tax and national insurance contribution if she withdraws the profit from the company as remuneration. After allowing for employees class on NEC, gross remuneration will be 70725। यार ये सेम किट वाला सवाल है, मैं नहीं करवा रही। ठीक है, वो खुद बता रहा है। और डिविडेंड्स, ये सेम किट वाला सवाल। ठीक है, ये जो हमने पहले सॉल्व किया है इसका लेक्चर भी रिकॉर्डेड पड़ा होगा, वो प्लीज देख लेना। किट का कौन सा सवाल है मैं वो भी बताने की कोशिश कर सकता हूँ। डम्बी था ऐसे करके था, लेकिन किया हुआ है, मुझे याद है, बड़े अच्छे तरीके से मुझे याद पड़ता है कि मैंने इसी क्लास में आपको सॉल्व करवाया है। जस्ट सेकंड, किट 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 किधर है किट? अच्छा जी, किट के जो सवाल थे ये वो छुट्टियों पे जाने से पहले मैंने दिया था ना आपको, या तो क्यों नहीं है। नहीं, डेमी नहीं है। डेमी तो हमने परसों नहीं किया, वो तो इन्हीं दिनों में है। इन्हीं दोनों के ना, नहीं, पहले हुआ था, पहले हुआ था पहले। वन तीन मेरे दस में आऊंगा ओवरऑल से बता रहा हूं। ये जेसन पहला सवाल था। इधर ही है, मुझे याद है, पड़ता है कि मैंने कराया हुआ है। 150 नहीं, श्योर नहीं था, इस तरह का ही है, लेकिन अगेन सेम इस तरह का भी सवाल, एग्जैक्टली सेम इस तरह की भी बातें थी उसमें। क्या 8 वाला तो नहीं? खैर किया हुआ है, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये वो किया हुआ है। ठीक है, तो मिल नहीं रहा कौन से अंकुर खट्टे हैं, सही बात है। तो ये वाला तो मैं नहीं करवा रहा। ठीक है, ये आपको खुद देखो। जो दूसरा सवाल है इनकम टैक्स वाला, वो देख लेते हैं। रिक्वायरमेंट ए में उसने कहा जी कैलकुलेट लिया's trading profit for the year ended 5th April 2023 if she had used the cash basis instead of accrual basis। कैश बेसिस यूज करे तो क्या होगा, सिनेरियो देखते हैं। अच्छा, नोट में कहता है वेयर रेलेवेंट एक्सपेंसेस शुड बी क्लेम्ड ऑन फ्लैट रेट बेसिस। अब कैश बेसिस पे याद है वो मोटर एक्सपेंसेस हमने माइलेज अलाउंस के रेट्स के अकॉर्डिंग लेना था। ठीक है, और इसके अलावा वो एक प्राइवेट यूजर एडजस्टमेंट, री हाउस होल्ड प्राइवेट यूजर एडजस्टमेंट की अमाउंट खुद से क्वेश्चन में देगा, वो सिर्फ प्रॉफिट में क्या करनी है, ऐड कर देनी। अच्छा जी, यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू कैलकुलेट द इनकम टैक्स लायबिलिटी ऑन और द नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन पेएबल। डन। सिनेरियो देखते हैं। कहते जी कि लिया कमेंस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एज एन occupantarist on 6th April 2022 and for the year ended 5th April 23 her trading profit on the normal accrual basis was 54,200 calculated as follows। रेवेन्यू बताया हुआ है, नोट 1 है। रेवेन्यू में बताया हुआ उसने रिसीवेबल।
अच्छा ये भी सेम किट वाला सवाल है, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। किट में हमने सवाल किया था इदरीस विलियम, कैप्टन किट का सवाल था इदरीस विलियम, जिसमें कैश बेसिस था, सेम उसी तरह के सिनेरियो लग रहे हैं मुझे। ठीक है, एक्सपेंसेस उन्होंने बताया कि जी इसमें रिसीवेबल इतना है वो माइनस कर लो। ठीक है, इसके बाद वो कहता है जी कार एक्सपेंसेस के बारे में, इसमें माइलेज बताए होंगे उसने कितने माइल्स ट्रेवल किया है। द टोटल एक्सपेंसेस फॉर द ईयर एंडेड वर 5500 ऑफ व्हिच 20% फॉर प्राइवेट जर्नीज। ठीक है, portion has been disallowed into calculating trading profits during the year ended. Leah drove 13,200 business miles. बिजनेस माइल्स कितने हैं? 13,200। तो 13,200 में से पहले 10,000 पे 0.45, अगले 3,200 पे 0.25, ये निकल आएगा आपका मोटर एक्सपेंस यूजिंग द फ्लैट रेट जो स्कीम है आपकी कैश वाली। अदर एक्सपेंसेस में उसने कहा जी पेएबल है 900 का, वो माइनस कर देंगे, उसने री हाउस होल्ड नहीं दिया हुआ, तो इस बेसिस पे आप वो अपना निकाल लोगे कैश बेसिस वाला प्रॉफिट। अगर आप इसका आंसर देखना चाहें, हाँ जी ये आ गया आंसर। सो सॉरी, मार्किंग स्कीम आगे, सैंपल आंसर ये दोनों में ये है, बस नहीं दिखाना चाहता आंसर, आंसर नहीं है बिल्कुल। दिए तो होते हैं यार। पर अभी वो, अच्छा नहीं ठीक है, वो इसका मॉक डीब्रीफ पड़ा हुआ है। इसी की वेबसाइट पे जाएंगे ना, ये जिस पेज पे हम थे, इससे पिछले पेज पे जाएं जहाँ से हमने एक्सेस किया था, तो ये देख रहे हैं सेक्शन ए बी सी, सेक्शन सी का ये देखो, ये कौन सा सवाल था, लिया वाला। ये देखो लिया का यहाँ पे डीब्रीफ वीडियो पड़ी हुई है, अगर किसी ने देखनी होती, ये भी उसने बताया हुआ है। ठीक है, मैं तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यहाँ पे इसने वो पूरा सॉल्व कराया होगा अंग्रेजी में। अंग्रेजी समझ आ रही है? कोशिश करना उर्दू में जाता हूँ, उर्दू में कर लो। कैप्टन तो जॉन है। हाँ अच्छा जी, ये हो गया जी। इससे अगला वाला जो सवाल था उसमें उसने क्या कहा था, एडवाइस डेबिट ऑफ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द एन एडिशनल ग्रॉस पेंशन कंट्रीब्यूशन व्हिच ही इज परमिटेड टू मेक फॉर द टैक्स ईयर 22-23 एंड हाउ मच ऑफ दिस कंट्रीब्यूशन विल क्वालिफाई फॉर टैक्स रिलीफ। और सेकंड उसने कहा था एडवाइस डेबिट एज टू व्हाट ऑप्शन ही हैज रिगार्डिंग मेकिंग द फुल यूज ऑफ इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट लिमिट। ठीक है, ये इसके लिए अलग से सिनेरियो दिए है। अब डेविड ये अलग इंडिविजुअल है, वो पहले वाला फर्क था। कहते हैं you should assume that today's date is 15th March 23. David has been recently inherited the residue of his aunt's estate. David will use some of the inheritance for the following purposes. Pension contribution देना चाह रहा है कितना? David will make additional pension contribution having already made contribution of 10,000. 10,000 का पहले दिया हुआ और देना चाह रहा है, और हमारे से पूछे मैक्सिमम कितना दे सकता है। He has been self-employed since 6 April 2022 and a member of the personal pension scheme from the tax year 21-22 onwards. ठीक है, इसका मतलब है 20-21 में वो मेंबर नहीं था। अब जिस साल में आप स्कीम के मेंबर नहीं हो उस साल का एनुअल अलाउंस आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, ये बात याद है। जिस स्कीम में आप मेंबर नहीं हो उस स्कीम का एनुअल अलाउंस अगर बच जाए तो आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। कैरी फॉरवर्ड इज ओनली पॉसिबल व्हेन यू आर मेंबर ऑफ अ अप्रूव्ड स्कीम। ट्रेडिंग प्रॉफिट उसके बताए हुए हैं जी, और कंट्रीब्यूशन भी बताए हुए हैं। 2021 को दफा करो 21-22, ट्रेडिंग प्रॉफिट थे 53,000 और 26,000। मतलब यहाँ पे अगर कंट्रीब्यूशन की मैं बात करूँ तो हमने 26 का कंट्रीब्यूशन किया, 14 का एनुअल अलाउंस बच गया, वो आगे यूज हो सकता है। अगले साल में 10,000 यूज किया है, इधर 30 बच गया, तो इसका मतलब 30 और 14 44 होगा वो। ठीक है, 44 और दिया है। इस साल का कितना है जी? 40। 22-23 का तो इस साल की ट्रेडिंग प्रॉफिट्स बताए हुए हैं ना, 22-23 के कितने हैं? 78 ठीक है, अच्छा करंट ईयर का 30 बचा हुआ है, पिछले साल का कितना है? 40। तो 44 वो और दे सकता है टेक्निकली। ठीक है, और इस 44 पे क्या उसको वो पड़ेगा पेंशन टैक्स चार्ज? टैक्स रिलीफ नहीं पड़ेगा। ठीक है, अच्छा और एक चीज और देखनी है, टैक्स के लिए क्वालिफाइंग क्या था इस साल की, इसकी रेलेवेंट अर्निंग्स कितनी है? 78,000, लोअर ऑफ 36 लोअर ऑफ 3600 एंड उस पर रिलीफ मिलता है ना हमें। अब इसने 10,000 का और दिया, अगर हमने भी क्या कि कितना और दे सकता है? 44। तो अगर 44 वो दे देता और दे देता है तो वो भी इसके अंदर क्वालिफाई करेगा। ठीक है, ये मेरे ख्याल है फैजान ने आंसर लिखा है इसका। हाँ, फैजान का आंसर ये मैंने वो बस आगे लिख दिया। इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट के बारे में भी कुछ अंग्रेजी है जी नीचे सवाल में। कहता है डेविड विल इन्वेस्ट द मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट टू द इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट फॉर द टैक्स ईयर 22-23। ही हैज ऑलरेडी इन्वेस्टेड 2,400 in cash during this year, having previously invested
3200 ड्यूरिंग द टैक्स ईयर 21-22। खैर वो हर साल की लिमिट अलग है, इस साल 20,000 इन्वेस्ट कर सकता था, 2400 कर दिए, मजीद कितना किया जा सकता है 17,600। एग्रीड। और उसमें वो लिमिट तो नहीं बनानी कि वो कैश कितने पैसे नहीं वो तो बस बनाने में कॉम्बिनेशन हो सकता है दोनों का। सही। आंसर दे दे, हाँ ये दिया मैंने आंसर। कहता है देयर इज नो मैक्सिमम लिमिट टू द अमाउंट ऑफ नेशनल पेंशन कंट्रीब्यूशन व्हिच डेविड गॉट मेड फॉर द टैक्स ईयर 22-23। द मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन दैट क्वालिफाइज फॉर रिलीफ इज 68,000 रेलेवेंट अर्निंग्स लेस द कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी मेड। मतलब और मजीद कितना दे सकता है। हाउएवर द इफेक्टिवली इट विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू द एनुअल अवेलेबल अलाउंस ऑफ 44,000, ठीक है, फ्रॉम द टैक्स ईयर। वो तो 44 ही देगा, 3 नंबर ही होते हैं। अच्छा, ISA Dave, since David had already invested 2400 in the ISA, he can maximum invest 17,600 in stock and shares. Alternatively, he could invest a further 17,600 in existing cash. तो वो बता रहा है कि कैश में भी कर सकते हैं और शेयर में भी कर सकते 6800 उन्होंने लिखा हुआ है, हालांकि हम 44 का कंट्रीब्यूट नहीं होता हैं। कहाँ पे ये ऊपर वो बताया कि मजीद कितना कर सकता था, 60 से 8 कर सकता था, ठीक है, लेकिन पेंशन का जो टैक्स एनुअल अलाउंस है उसके अकॉर्डिंगली कितना करेगा 44। रेलिवेंट अर्निंग्स से पहले उसने निकाली ना, रेलिवेंट अर्निंग्स के हिसाब से तो अगर 68 पे कंट्रीब्यूट कर दे तो वो सारा का सारा वो उस पे पेंशन टैक्स चार्ज नहीं आएगा, लेकिन जिस पे क्वालिफाइंग आ रहा है वो सॉरी उस पे मतलब 68 पे और आपको बेनिफिट मिल सकता था, वो बैंड एक्सटेंशन और सारा कुछ, लेकिन जिस पे पेंशन टैक्स चार्ज नहीं आएगा वो उसमें से सिर्फ कितना है 44। क्लियर। ये जी पार्ट था, इसमें कहा था जी स्टेट द रिपोर्टिंग डेडलाइंस फॉर अ फुल पेमेंट सबमिशन फॉर द end of year tax year returns, describe what IXBRL means, ठीक है, सिनेरियो दिया है उसका छोटा सा। कहते हैं जी Fernanda owns and manages a bookstore. She has one full-time employee, 2 other workers employed on a part-time job basis, and also regularly uses unpaid volunteers looking to work experience. आप जैसे लोग जिनको काम करने का दिल करता है ना, ठीक है। The employees are paid on monthly basis. Fernanda uses a payroll software package to comply with the real-time reporting. अब RTI use कर रहा है वो, reporting and payment requirement, but has recently some problems with this. Her returns from to HMRC for January, February, and March were all submitted late. Fernanda has been speaking to her sister Carmen, who works as an accounts assistant. Part of the Carmen's job is to preparing accounts in an IXBRL format, and Fernanda is worried that this is another year of compliance that her bookkeeper business should have already adopted. ठीक है, तो उस चीज में परेशान है, हमने इसको दोनों के बारे में बताया, देखते हैं क्या बता रहे हैं वो। कहते हैं employer is required to submit the full payment submission to HMRC every time payroll payment is made. Electronically submission should be made on or before the time of the payroll payment. वो real time reporting की information था, ये पे का सवाल था। The final FPS क्या है जी, full payment submission will include year end accumulation for employees, but the following forms and returns are also required. P60 जो कि एम्प्लॉयज को देना है, P11D एम्प्लॉयज को देना है, 6 जुलाई को उनकी डेट्स बता रहा है, और P11D। तो इसमें वो नहीं आएगा फिर जो मैंने लिखा था 31 जनवरी ये इलेक्ट्रॉनिकली कर रहे हो, आप तो टैक्स रिटर्न की बात करें, उन्होंने ऊपर कोई पे रिटर्न की बात होगी, पे पे है। IXBRL का कहता है IXBRL stands for Inline Extensive Business Reporting Language and refers to the standardized way of accounts and computation may be electronically tagged. It is mandatory presentation for submission accompanying the online filing form of CT600 by companies. ये CT600 लिखने की जरूरत नहीं। It is not a requirement for unincorporated business, so no action is required by Fernanda in respect to this. IXBRL के accordingly जो returns है किसे सबमिट करने हैं, कंपनीज ने। ये क्या है, सोल ट्रेडर है तो इसने नहीं करना, उसको टेंशन पड़ गई थी कि वो नहीं कर रहा। अगला सवाल, कॉर्पोरेशन टैक्स लायबिलिटी निकालनी है 15 नंबर के, आसान सा सवाल। क्या इन्फॉर्मेशन है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया हुआ है, उसने कहा था ना योर कंपटीशन शुड चार्ज द ऑपरेटिंग फ्रॉम फिगर ऑफ 519,300 519,300, यहाँ से शुरू करना है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कहते हैं डेप्रिसिएशन एंड लीज अमॉर्टाइजेशन हैव बीन डिडक्टेड, दोनों ऐड बैक कर देंगे। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी पूरा साल था,
1 नवंबर से लेकर जो प्रॉपर्टी की इनकम हुई है 36 एंड किस तरह हुई? एडवर्टाइजिंग फॉर टेनेंट्स अलाउड एक्सपेंस सिक्योरिटी डिपॉजिट 0, रेंट फॉर द क्वार्टर एंड 31 जनवरी 23। हमारा ईयर एंड क्या था? 31 मार्च, ठीक है। तो ये तो आएगा पूरे में पूरा रेंट, ठीक है, क्योंकि इस क्वार्टर हमारे ईयर में फॉल कर रहे हैं। इंश्योरेंस 31 अक्टूबर 23 तक ही है, तो इस इंश्योरेंस में से हम कितना यहाँ पे इंक्लूड करेंगे? 31 अक्टूबर पे खत्म हो रही है, सितंबर पे शुरू हुई थी ना, तो सितंबर से मार्च, सॉरी नवंबर से मार्च, 6 महीने, 5 मंथ, तो 5 मंथ्स का यहाँ पे लेंगे। रेंट फॉर द क्वार्टर 30 अप्रैल, अब इस अप्रैल वाले क्वार्टर में से मैं 2 महीने का रेंट उठाऊंगा, फरवरी और मार्च का। रिपेयर्स फॉलोइंग द फ्लड अलाउड एक्सपेंस है। इंश्योरेंस क्लेम इन रिस्पेक्ट ऑफ फ्लड डैमेज। अच्छा, 12,800 का डैमेज हुआ है, खर्चा हुआ है। इंश्योरेंस वाले ने कितने दिए हैं? मैं नेट एक्सपेंस शो करूंगा, 12,800 माइनस 9,700, ये मेरा प्रॉपर्टी एक्सपेंस होगा। Loan interest receivable, the loan was made for non-trading purposes. Loan interest of 5,600 was received and interest of 2,500 was accrued. दोनों को ऐड कर लो। Profit on disposal of shares, उसने 2% शेयर होल्डिंग बेची है, resulted in a gain of 61,300 after taking account of indexation, ठीक है। Interest payable in respect of the loan stock, 33,600 was paid on 30th November and again on 31st March 23। The loan stock was used to finance the company's trading activities, ठीक है। तो 33,600 और 33,600 कितना हो जाएगा? हमारा ईयर क्या था? 31 मार्च 23 ईयर है, और स्टार्ट कब हुआ था? 1 अप्रैल, तो ठीक है। 33,600 प्लस 33,600 कितना हो जाएगा? 67,200। और ट्रेडिंग एक्टिविटीज है, तो इसका कहाँ से माइनस करना है फिर? ट्रेडिंग प्रॉफिट से। Additional information, leasehold property on 1st January 23 acquired a leasehold office building paying a premium of 100,000 for a grant of 10-year lease। हमने बिल्डिंग ली है, हमने बिल्डिंग ली है, तो इसका जो प्रीमियम पे किया वो कितना है? 100,000। कितने साल की लीज है? टैक्सेबल प्रीमियम कैसे निकलेगा? 100,000 मल्टीप्लाई बाय 51 माइनस 10 डिवाइड बाय 50, और उसको डिवाइड करूंगा 10 पे इंटू 3/12। 3 महीने की एनुअल डिडक्शन ट्रेडिंग प्रॉफिट में से क्या करनी है? माइनस। कैपिटल लॉसेस के बारे में क्या कह रहे हैं? द टैक्स रिटर्न ऑन वैल्यू ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी मेन पूल एट 1 April 22 was 50,000 ड्यूरिंग द ईयर। केबल को हैड एन एक्सटेंशन कंस्ट्रक्टेड एडजेसेंट टू द बिल्डिंग। अच्छा, ये वो इस पे एसबीए आना है। The total cost of 100,000 is made up as follows. Building cost of extension, इस पे क्या मिल जाएगा? SBA। कैपिटल लॉस तो नहीं मिलेगा। हीटिंग सिस्टम AIA, वेंटिलेशन सिस्टम AIA, नॉट इंटेग्रल टू बिल्डिंग। न्यू फर्नीचर एंड फर्निशिंग सुपर डिडक्शन 130%। न्यू रेफ्रिजरेटर एंड माइक्रोवेव AIA। और बाकी जो बिल्डिंग वाला है इस पे क्या होगा? SBA, ठीक है। That's it, बस। देखते हैं इन्होंने जो फैजान साहब ने आंसर निकाला है वो क्या। फैजान साहब ने आंसर निकाला है जी 1,07,73। कैपिटल लॉसेस भी निकालने हैं, क्या बात है। इंटेग्रल 69,200 से तूने क्या किया है? सर मैंने वो अच्छा, इस पे बिल्डिंग पे भी दे दी होगी ना? ये सर TWDV नहीं, पहले वाली WDV होती है सर, TWDV बाद में आती है। और TWDV 18%, ये WDA लिखो तो सही है यार। राइटिंग डाउन अलाउंस। अच्छा जी, अब जरा आंसर देखें तो डेप्रिसिएशन ऐड बैक की, अमॉर्टाइजेशन ऐड की, डिडक्शन फॉर लीज प्रीमियम ऐड किया, लोन इंटरेस्ट पेएबल 67,200 माइनस किया, कैपिटल लॉसेस माइनस किया, प्रॉपर्टी बिजनेस प्रॉफिट आ गया, इंटरेस्ट आ गया, चार्जेबल गेन आ गया, टैक्स लगा दिया। ये तो डिडक्शन फॉर लीज प्रीमियम जो मैंने आपको बताई थी, ये 2% वाला फॉर्मूला यूज करता है, आपकी मर्जी है, ये यूज करना है। मेरे ख्याल में 51 माइनस एन वाला आसान है, तो वो यूज कर लो, ठीक है। 3 मंथ्स पे उसने किया उसका पोर्शन। कैपिटल लॉसेस 50,000 जो ब्रॉड फॉरवर्ड है वो आए। वेंटिलेशन सिस्टम और ये दोनों चीजें आ गई, ठीक है। रेफ्रिजरेटर और इन दोनों पे कुकर और फर्नीचर पे इसने क्या दिया जी? 130% की सुपर डिडक्शन, ठीक है। और सॉरी, रेफ्रिजरेटर इसका पार्ट होता है मेन पूल का, मशीनरी है ना। ये AI वो सॉरी क्या था, स्पेशल एड पूल का पार्ट नहीं है, ठीक है। सारा कुछ उसने किया। अच्छा, उसके बाद प्रॉपर्टी इनकम देखें, वही उसने किया है दूसरे वाले को, दोनों को ऐड करके इससे 5/6 कर लिए, बात वही की है।
सिक्योरिटी डिपॉजिट 0, इंश्योरेंस आ गई, रिपेयर्स आ गई, दैट्स इट। क्लियर? ये तो नहीं हमने मॉक कर लिया डिस्कस। अब एग्जाम में क्या करें? कितने सेक्शंस हैं? 3 सेक्शंस हैं एग्जाम पे। सेक्शन 1 में कितने एमसीक्यूज हैं? और 15 एमसीक्यूज की अगर मैं बात करूं तो 15 मल्टीप्लाई बाय 2, स्कोर कितना है उसका? 15 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना बनता है भाई? 30। 30 नंबर है। टाइम कितना अलाउड है? मल्टीप्लाई बाय 1.8, 54 मिनट्स अलाउड है। 15 एमसीक्यूज 54 मिनट्स अलाउड है। आपको कितना टाइम लगता है 15 एमसीक्यूज करने में? आधा घंटा। कितना मैक्सिमम लगा लोगे? मैक्सिमम 40 मिनट लगा लोगे, इतना ही है ना? 40 लगा लो। कितना सेव किया? 14 मिनट्स। सेक्शन बी में भी अगेन 3 ओटीक्यूज हैं तो 15 मतलब 15 सवाल हैं तो टाइम अलाउड उसके लिए भी 54 मिनट्स, लेकिन 3 ओटीक्यूज पे कितना टाइम लगेगा? ओटीक्यू पे थोड़ा ज्यादा लगता है। 50 कर रहे हैं। ओटीक्यू पे चलो हमने कहा 50 मिनट्स में तो हो जाएंगे ना, 4 मिनट और सेव कर लिए, +4 मतलब हमने 18 मिनट सेव कर लिए। अब मैं सेक्शन सी पे आया। सेक्शन सी में 3 सवाल हैं। पहले हमने कौन सा करना है? कॉर्पोरेशन वाला। कॉर्पोरेशन वाले सवाल के लिए टाइम अलाउड कितना है? 27 मिनट्स है। लगेगा कितना? 20 मिनट। 20 मिनट। 18 बचे हुए थे, 7 और ऐड कर लो, कितने हो गए? 25 मिनट्स सेव है, बफर आ गया ये। इनकम टैक्स वाला जो सवाल है 15 नंबर वाला, उसके बाद करना है। उसके लिए टाइम अलाउड कितना है? 27 मिनट्स। कितना टाइम लगेगा? 27 पूरे लगा लो, पूरे 27 लगा लो, 27 में तो हो जाएगा ना। आखिरी सवाल पे आते हैं, 10 नंबर वाला। टाइम अलाउड प्लस कैरी फॉरवर्ड 25 मिनट। 18 और 25 43 मिनट्स है। 43 मिनट्स में 10 नंबर वाला सवाल अगर करना है, कुछ ना कुछ करके 5 से 6 नंबर ले लोगे उसमें। वही अप्रोच के अगर अकॉर्डिंगली चलें, अगर प्रिपरेशन के साथ गए हैं, प्रैक्टिस के साथ गए हैं, तो मैक्सिमम कितने टाइम में पेपर कंप्लीट हो जाता है? 2.5 आवर, आधा घंटा बचेगा आपके पास। एक चीज याद रखिएगा, क्वेश्चन का टाइम जहां खत्म, लीव इट। एमसीक्यूज बहुत मुश्किल आ गए, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम में 54 मिनट्स में जितना हो गया हो गया, लीव इट, मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन। अगले सेक्शन के लिए 54 मिनट्स है, 54 मिनट्स में जितना हो गया छोड़ो, आगे जाओ। क्योंकि जैसे ही आप टाइम ज्यादा लगाना शुरू करते हो, वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है कि आप अगले क्वेश्चन का टाइम यूज करना शुरू कर देते हो। आपको नहीं पता, हो सकता है अगले क्वेश्चन आसान हो। पेपर विल बी अ बैलेंस, पेपर विल बी अ 50-50 बैलेंस। 50% आसान होगा, 50% मुश्किल होगा, ठीक है? तो 50% मुश्किल के चक्कर में 50% आसान वाला जाया ना कर लेना। इसीलिए कहा जाता है टाइम मैनेज करना बहुत जरूरी है एग्जाम। ठीक। दूसरी चीज, एग्जाम में कभी भी आपने ये नहीं करना कि जी मैं पहले सेक्शन सी कर लूं फिर सेक्शन ए भी कर लूंगा, नहीं। गो विद द सीक्वेंस। देखो सेक्शन सी ठीक है, बड़ा मजा आता है एक्सेल पे काम करने का, टाइप शेप करने का, लेकिन सेक्शन सी कितने नंबर का है? 40 नंबर का है। 60 नंबर का सेक्शन ए और बी है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल इन दोनों सेक्शन ए और बी के लिए टाइम अलाउड कितना है? 1.25 घंटे है ना। 54 और 54 1.25 घंटे बनते हैं ना तकरीबन। तो फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ आपने 1.25 घंटा लगा लिया, 1.25 घंटे में आपने अपने 60 नंबर सिक्योर कर लिए। अब बाकी जो रेस्ट ऑफ द टाइम है ना आपके पास, वो आप बड़ा इजीली सेक्शन सी पे इन्वेस्ट कर सकोगे। क्योंकि देखो सेक्शन सी के जो सवाल हैं वो आपके पास इंफॉर्मेशन ज्यादा है, उसमें पढ़ना ज्यादा है, कैलकुलेशन ज्यादा है, काम ज्यादा है। सेक्शन ए और बी में काम बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन सेक्शन ए और बी को समझने के लिए आपको एक स्टेट ऑफ माइंड में होना है, एक बड़ा आप कह लो कि आइडियल स्टेट ऑफ माइंड चाहिए, यानी आपका दिमाग फ्रेश होना चाहिए उस टाइम। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ मैं पहले सेक्शन सी कर लेता हूँ,
मेरा बहुत फिट हो गया सेक्शन सी। 40 में से कितने ले लूंगा मैक्सिमम? 30 नंबर का हो जाएगा ना, बहुत अच्छा आ गया मेरा तो। स्टिल 20 नंबर और चाहिए मुझे पेपर पास करने के लिए। अब मैं जाता हूँ जी, मैंने कहा ओटीक्यूज पे जाता हूँ। पहला ओटीक्यू देखा, मेरी हालत टाइट हो गई, बस उधर काम खराब। उधर काम खराब है क्योंकि मेरे 20 नंबर लेने वाले रहते हैं। पहले ओटीक्यू ने मेरी हालत टाइट कर दी, अब अगले ओटीक्यूज में या एमसीक्यूज में मैं परेशान ही रहूँ। तो इसलिए हमेशा सेक्शन वाइज चलना है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। क्लियर? आज से गोइंग फॉरवर्ड आपका अगर एक स्टडी प्लान मैं डिस्कस करूं आपके साथ, तो स्टडी प्लान क्या होना चाहिए? डेली बेसिस पे कैप्टन किट में कितने लॉन्ग क्वेश्चन है, किसी ने काउंट किए? लॉन्ग क्वेश्चन कितने हैं? 80 है तकरीबन। 80 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और एमसीक्यूज और ओटीक्यूज मिला के मेरा ख्याल है एमसीक्यूज टोटल हैं आपके पास कोई 150 एमसीक्यूज हैं, ठीक है, और 150 ओटीक्यूज लगा लो, इतना ही है ना मैक्सिमम, ठीक है। डेली बेसिस पे आपके तकरीबन जो आपको सॉल्व करने हैं 8 लॉन्ग क्वेश्चंस, ठीक है, 50 एमसीक्यूज, 5 ओटीक्यूज, ठीक है। ये वो है जो डेली बेसिस पे आपको सॉल्व करना है। आई बिलीव कैप्टन आप लोगों ने कर ली हुई है, ठीक है। तो जिसने कैप्टन कर ली हुई है, स्टार्ट विद द बीपीपी ओटीक्यूज, ठीक है, ताकि वो भी आप लोग कवर कर लो। आज से ऑनवर्ड्स एग्जाम में हमने भी गिना है कितने दिन रहते हैं? 15 डेज, 17 डेज, आज का दिन मिला के 17 डेज थे, सुबह कैलकुलेट किया था। तो अगर इन 17 दिनों में नियत के साथ बैठे तो आप 2 दफा किट कर सकते हैं। तो अगर 2 दफा किट मजीद कर लेते हो तो आप लोगों का कोई एरिया वीक नहीं रह जाए, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट और सी यू गाइज ऑन 24th को मॉक हम रखते हैं 10 बजे, ठीक है। 10 बजे से लेके 1 बजे तक मॉक करेंगे, और फिर 1 बजे के बाद मेरा ख्याल है लंच टाइम हो जाएगा, तो कुछ खाने पीने का भी डिसाइड कर लेंगे क्या करना है हमें, ठीक है। फाइन हमारे पास तकरीबन वही 8,300 500 के आसपास, तो देख लेंगे इसमें जो कुछ भी हो सका फिर कुछ कर लेंगे। सी यू ऑल ऑन 24th। और मदीहा मौका आपने यहाँ आके देना है, ठीक है। ख्याल रखें, खुदा हाफिज़।